आप अभी व्याख्यान के लिए यहाँ पर अपना विचार प्रस्तुत करेंगे, उनका स्वागत करने की कृपा करें। तो हमारे प्राचार्य डॉक्टर बीवी सिंह सर से निवेदन है कि सर सभी वेबिनार में आए हुए आगंतुकों और हमारे मुख्य वक्ता सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात से प्रोफेसर मनीष जी और UPRTOU प्रयागराज से प्रोफेसर PK पांडे सर का स्वागत करने की कृपा करें। धन्यवाद डॉक्टर आनंद। मेरे लिए आज बड़े हर्ष का विषय है कि IQAC एक राष्ट्रीय वेबिनार आज आयोजित करने जा रहा है और उस वेबिनार का विषय है नई शिक्षा नीति 2020, ऑनलाइन शिक्षा और क्लासरूम शिक्षा के साथ इसका मिश्रण किस तरीके से हो। क्योंकि जो बड़े व्यावसायिक शिक्षण संस्थान थे वहाँ पर काफ़ी पहले से ऑनलाइन क्लासेस चलती थी, बच्चे टेस्ट भी देते थे, उनका एग्ज़ाम भी होता था, सब कुछ था। लेकिन ये जो कोरोना की महामारी देश में आई, उससे जो मार्च 18 से शिक्षा जगत को एक बहुत भारी नुकसान पहुंचा, क्योंकि सारी शिक्षण संस्थाएं बंद हो गईं लॉकडाउन के कारण। लेकिन शिक्षा को चलाना था, संस्थानों को खोलना नहीं था उस समय पर। इसलिए सरकार ने ये नीति बनाई कि ऑनलाइन शिक्षा को इन शिक्षण संस्थानों में भी लाया जाए जहां ये नहीं थी। और सबसे बड़ी बात हमें ये करनी थी कि जो हमारी परंपरागत शिक्षा थी और नई शिक्षा थी, इसको हम कैसे इनमें समन्वय स्थापित करें। यही आज के राष्ट्रीय वेबिनार का विषय है। हमारे बीच आज दो बहुत मुख्य वक्ता, बहुत विद्वान, मैं उनके प्रति अपना आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने इसमें हमारे साथ जुड़ने में और हमारा उत्साहवर्धन करने में अपनी स्वीकृति प्रदान की। प्रोफेसर मनीष, डीन, अंतर्राष्ट्रीय अध्ययन संस्थान केंद्रीय विश्वविद्यालय गुजरात, और प्रोफेसर PK पांडे, निदेशक स्कूल ऑफ एजुकेशन उत्तर प्रदेश राजऋषि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय। मैं आपके प्रति अपना आभार व्यक्त करता हूं और आपके विचारों से हम लोग आज लाभान्वित होंगे और आज के इस राष्ट्रीय वेबिनार का जो लक्ष्य है वो हम पूरा कर पाएंगे और आज के बाद जो भी नई चीजें इससे निकल कर आएंगी वो विद्यार्थियों के हित में होंगे। आप लोगों के साथ साथ मैं अन्य प्रतिभागी जो पूरे हिंदुस्तान से हमारे साथ जुड़े हुए हैं उन सबका भी आभार व्यक्त करता हूं कि वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उनके विचार भी हमको सुनने को मिलेंगे, कुछ संदेश के माध्यम से उनके विचार हमको सुनने को मिलेंगे और ये जो आज का एक राष्ट्रीय वेबिनार है एक सार्थक होगा और अपनी सिद्ध करेगा। मैं इन्हीं शब्दों के साथ पुनः एक बार सभी का स्वागत करता हूं और डॉक्टर आनंद से कहता हूं कि वो आगे की कार्यवाही प्रारंभ करें। धन्यवाद। धन्यवाद सर। मैं बहुत वक्त न लेते हुए अपने IQAC के सहयोगी डॉक्टर अमित वैश्य जी से निवेदन करता हूं कि आप ये जो हमारी वेबिनार है इसका जो शीर्षक है, टॉपिक है, उस पर कुछ प्रकाश डालते हुए प्रोफेसर मनीष जी का एक परिचय यहाँ पर प्रस्तुत करने की कृपा करें और साथ ही उसके बाद उसी क्रम में हमारे साथी IQAC के पंकज सिंह जी प्रोफेसर पांडे सर का परिचय देने की कृपा करेंगे। उसके बाद फिर बिना बाधा के ये व्याख्यान आप हमारे दोनों विद्वत प्रोफेसर जन का प्रारंभ हो जाएगा। अमित जी। जी सर, सभी को मेरा नमस्कार। श्रद्धेय प्राचार्य जी, आमंत्रित वक्तागण प्रोफेसर मनीष जी एवं प्रोफेसर पांडे जी, वेबिनार में उपस्थित सभी विद्वत जन, मेरे साथी और IQAC के सदस्य, आशा करता हूं कि आप सभी सपरिवार स्वस्थ एवं सुरक्षित होंगे, क्योंकि ये एक कठिन दौर है जिसे हम लोग देख रहे हैं, जो ना भूतो ना भविष्यति जैसा हमें दिखाई दे रहा है। आज हिंदू कॉलेज मुरादाबाद द्वारा इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर नई शिक्षा नीति 2020 ऑनलाइन शिक्षा एवं क्लासरूम शिक्षा के साथ इसका मिश्रण विषय पर आयोजित वेबिनार में
मैं आप सबका हृदय से स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। दिनांक 29 जुलाई 2020 को केंद्रीय कैबिनेट द्वारा नई शिक्षा नीति 2020 को अनुमोदित किया गया। नई शिक्षा नीति वास्तव में नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986 का स्थान लेगी। लगभग 34 साल बाद देश को नई शिक्षा नीति मिली है, जो वास्तव में भावी भारत के नए एजुकेशन सिस्टम का विजन डॉक्यूमेंट है। इसका उद्देश्य भारत के एजुकेशन सिस्टम को 2040 तक ट्रांसफॉर्म करना है। नई शिक्षा नीति 2020 भारत केंद्रित शिक्षा व्यवस्था का निर्माण करने के उद्देश्य से लाई गई है, जिसमें प्राथमिक शिक्षा को मातृभाषा एवं क्षेत्रीय भाषा में प्रदान करने का लक्ष्य रखा गया है। इसका उद्देश्य क्यूरिकुलम को रीडिजाइन करके इसे अधिक से अधिक इंटरडिसिप्लिनरी एवं मल्टीलिंगुअल बनाना व साथ ही क्यूरिकुलम का लोड भी कम करना है। इसमें अंडर ग्रेजुएट लेवल पर मल्टी डिसिप्लिनरी बैचलर डिग्री का विचार रखा गया है। नई शिक्षा नीति के कुशल क्रियान्वयन हेतु मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट को मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन में परिवर्तित किया जाएगा व देश के जीडीपी का 6% शिक्षा पर खर्च करने का लक्ष्य रखा गया है। कोविड-19 के वर्तमान परिदृश्य को दृष्टिगत रखते हुए नई शिक्षा नीति ऑनलाइन लर्निंग को बढ़ावा देने की पॉलिसी भी प्रस्तुत करती है, जिसके लिए एक प्रॉपर डिजिटल प्लेटफॉर्म प्रदान किया जाएगा। वर्चुअल लैब्स की स्थापना की जाएगी। दिव्यांग फ्रेंडली एजुकेशन सॉफ्टवेयर विकसित किए जाएंगे। ऑनलाइन एजुकेशन व ई लर्निंग को एनकरेज करने के लिए ई लर्निंग प्लेटफॉर्म जैसे स्वयं व दीक्षा आदि के प्रयोग को बढ़ावा दिया जाएगा। भारत जैसे देश में जहां संचार क्रांति व डेटा क्रांति के बाद भी आबादी का एक बड़ा हिस्सा स्मार्टफोन व कंप्यूटर के बारे में अनभिज्ञ है, इनसे दूरी बनाए हुए है और अफोर्ड करने की स्थिति में भी नहीं है, ऐसे में ऑनलाइन लर्निंग क्या वास्तव में क्लासरूम टीचिंग का स्थान ले पाएगी, या हम अब वास्तव में ऐसे दौर की ओर कदम बढ़ा रहे हैं जहां क्लासरूम टीचिंग पूर्णतः ऑनलाइन लर्निंग से रिप्लेस हो जाएगी। इसी विषय को आज हमने इस वेबिनार का शीर्षक बनाया है। इस पर विस्तार से जानकारी प्रदान करने हेतु आज प्रोफेसर मनीष जी व प्रोफेसर प्रदीप कुमार पांडे जी जैसे विद्वान इस वेबिनार में एक्सपर्ट के रूप में, वक्ता के रूप में हमारे बीच यहां उपस्थित हैं। मैं हिंदू कॉलेज परिवार व IQAC की ओर से उनका आभार व्यक्त करता हूं। वैसे तो प्रोफेसर मनीष जी किसी परिचय की परिधि में नहीं बांधे जा सकते, लेकिन एक औपचारिकता के लिए मैं एक सूक्ष्म परिचय यहां पर आदरणीय प्रोफेसर मनीष जी का प्रस्तुत कर रहा हूं। प्रोफेसर मनीष जी वर्तमान में गुजरात केंद्रीय विश्वविद्यालय के अंतरराष्ट्रीय अध्ययन संस्थान के प्रोफेसर एवं डीन के रूप में कार्यरत हैं। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय से डॉक्टरेट प्रोफेसर मनीष जी ने पूर्व में नई दिल्ली स्थित मनोहर पर्रिकर रक्षा अध्ययन एवं विश्लेषण संस्थान में रिसर्च फेलो के रूप में कार्य किया है। इसके साथ ही आपने भारत सरकार के लिए विशेष कार्य अधिकारी के रूप में भी अपनी सेवाएं प्रदान की हैं। गुजरात केंद्रीय विश्वविद्यालय से जुड़ने से पूर्व आप सिक्किम केंद्रीय विश्वविद्यालय के अंतरराष्ट्रीय अध्ययन विभाग के अध्यक्ष रहे, जहां आपने उत्तर पूर्व के अध्ययन के लिए केंद्रित मौलाना आजाद उत्तर पूर्व अध्ययन केंद्र की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। प्रोफेसर मनीष जी सेज प्रकाशन द्वारा प्रकाशित पुस्तक जेहादीज इन जम्मू एंड कश्मीर में सह लेखक की भूमिका में है, जिसमें जम्मू कश्मीर स्थित प्रमुख जेहादी संगठनों की संरचना का विस्तार पूर्वक विश्लेषण किया गया है। आपने अनेक अंतरराष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय मंचों पर अपने विचार रखे हैं एवं आपके लेख प्रमुख अंतरराष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय जर्नल्स द्वारा प्रकाशित हो चुके हैं। मैं पुनः एक बार प्रोफेसर मनीष जी का संपूर्ण हिंदू कॉलेज परिवार एवं IQAC की ओर से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। नाउ ओवर टू डॉक्टर पंकज सिंह
for the introduction of our another eminent speaker, Professor Pradeep Kumar Pandey ji. Thank you. बहुत बहुत धन्यवाद अमित सर। वेबिनार में मौजूद सभी सम्मानित अतिथियों को मेरा नमस्कार। आज के इस राष्ट्रीय वेबिनार में प्रोफेसर प्रदीप कुमार पांडे सर को संबोधित करने का अवसर पाकर मुझे आनंद की अनुभूति हो रही है। प्रोफेसर प्रदीप कुमार पांडे सर, जो कि एक जाने माने शिक्षाविद व प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं, जो अत्यधिक योग्य व शिक्षा शास्त्र के क्षेत्र में विशाल ज्ञान और अनुभव रखते हैं। आपका मैं पंकज सिंह, IQAC हिंदू कॉलेज मुरादाबाद की ओर से हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूं सर। मैं सर का संक्षिप्त परिचय देना चाहूंगा। प्रोफेसर प्रदीप कुमार पांडे सर वर्तमान में उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय टंडन मुक्त विश्वविद्यालय के शिक्षा शास्त्र संकाय के निदेशक हैं। आप विश्वविद्यालय के अनुसंधान प्रकोष्ठ एवं नियुक्ति प्रकोष्ठ के प्रभारी भी हैं। प्रोफेसर पांडे सर का 26 वर्षों का शैक्षणिक अनुभव है एवं आपने अनेकों अंतर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय शोध पत्रों का प्रकाशन किया है। आप अकादमिक प्रशासन एवं शैक्षणिक मापन एवं मूल्यांकन के विशेषज्ञ हैं। प्रोफेसर पांडे सर अनेक अंतर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय संगोष्ठियों में अपना विचार रख चुके हैं। आप दूरस्थ शिक्षा के विभिन्न संस्थानों में सलाहकार के रूप में निरंतर सक्रिय रहते हैं। आपके द्वारा शिक्षण रणनीति तथा विज्ञान में शिक्षण उपागम रणनीति विषयों पर महत्वपूर्ण पुस्तकों का प्रकाशन किया जा चुका है। इसके साथ ही आपने दूरस्थ शिक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण पठन सामग्रियों का भी निर्माण किया है। एक बार पुनः मैं पांडे सर का स्वागत करता हूं। अब मैं अनुरोध करूंगा मनीष सर से कि सर अपने उद्बोधन के लिए प्रस्तुत हों। ओवर टू यू प्रोफेसर मनीष सर। धन्यवाद पंकज जी। आवाज आ रही है? जी जी धन्यवाद सर। जी बिल्कुल आ रही है। पहले तो हिंदू कॉलेज का बहुत बहुत आभारी हूँ कि आपने हमें बुलाया इस बहुत महत्वपूर्ण विषय पे मेरे विचार आपके साथ शेयर करने के लिए। मैं प्राचार्य जी, हिंदू कॉलेज, IQAC की पूरी टीम, आनंद जी, चंद्रजीत जी, सबका आभार व्यक्त करूंगा। मेरे को पैनलिस्ट प्रोफेसर पांडे जी भी है, तो मैं उनका भी आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि आज मुझे अवसर मिला आपके साथ ये डायस शेयर करने। पहले तो मैं माफ़ी चाहूँगा, थोड़ा हिंदी अंग्रेजी मिक्स कर लूँ तो कोई दिक्कत तो नहीं है। सर आप प्लीज, आप कोई भी भाषा चयन कर सकते हैं, हिंदी इंग्लिश में से सब चलेगा। असल में होता क्या है कि यूपी से अगर कोई भी प्रस्ताव आता है किसी भी लेक्चर का या वेबिनार का, तो मैं इस वजह से भी नहीं मना कर पाता हूं, क्योंकि मूल्यता में मेरा पूरा बचपन सुल्तानपुर में बीता था और इलाहाबाद विश्वविद्यालय से हमने डिफेंस स्ट्रेटेजिक स्टडीज, फिजिक्स, मैथमेटिक्स वगैरह में शिक्षा ली थी। और उसके बाद फिर बाकी शिक्षा मेरी यूपी के बाहर दिल्ली जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी से हुई थी। और फिर यूपी के बाहर सारे हमारे जो हैं जॉब असाइनमेंट्स भी प्राइमरली रहे हैं। तो एक ये बहुत बड़ी वजह है कि आपके साथ इस माध्यम से हमें जुड़ने का मौका मिलता है और ऐसा लगता है कि जैसे हम अपने घर में ही बातचीत कर रहे हैं। तो हम उसे एक सेमिनार ना समझ के एक तरह से हम एक संवाद मान के चलते हैं। और ये विषय जिस पे आज हमें आपने आमंत्रित किया है बोलने, आप में बड़ा महत्वपूर्ण विषय है। और ये महत्वपूर्ण विषय कई प्रकार से है। पहले तो जैसा आपने आनंद जी ने बताया
जैसे आनंद जी ने पहले शुरू में नई शिक्षा नीति के बारे में बताया, कई वर्षों बाद आई है और ये एक तरह का विजन डॉक्यूमेंट इसे हम कहेंगे कि हम आगे अपने बच्चों को किस दिशा में लेके जाना चाहते हैं, एक सुदृढ़ समाज और एक राष्ट्र निर्माण के की तरफ। तो उसमें जो हमारी शिक्षा है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो हमारी शिक्षा नीति है उसमें बड़े सारे गैप्स भी रहे हैं। मैं एक अपना व्यक्तिगत उदाहरण लेके आपको बताऊंगा कि जब मैं ग्रेजुएशन कर रहा था इलाहाबाद विश्वविद्यालय से, तो फिजिक्स का स्टूडेंट था, मैथमेटिक्स का स्टूडेंट था, साथ में डिफेंस स्टडीज भी हमने पढ़ी थी और वहां से मेरी रुचि कुछ स्ट्रेटेजिक इश्यूज, फॉरेन पॉलिसी, डिफेंस स्टडीज की तरफ होने लगी और इस वजह से मैंने सोचा कि आगे की अध्ययन हम स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में, जो उस समय इंटरनेशनल रिलेशंस की एक स्पेशलाइज्ड एजुकेशन प्रोवाइड करता था, उसमें हम जाएंगे और इस तरह से हमने फिर मास्टर्स इन इंटरनेशनल रिलेशंस। बट मास्टर्स करने के बाद एक सबसे बड़ी दिक्कत जो बाद में आपको आती थी वो ये थी कि साहब आप बड़े इंटरडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट्स के हैं, जो कन्वेंशनल सब्जेक्ट्स आपके हैं, पॉलिटिकल साइंस है, सोशियोलॉजी है, उसमें आप एम्प्लॉयमेंट के लिए कहीं पे आप जो है विश्वविद्यालयों में या उस तरह से बहुत ज्यादा विभाग नहीं होते थे। जबकि इस तरह की इंटरडिसिप्लिनरी स्टडीज जहां पे आप हार्मोनाइज करते हैं साइंस, टेक्नोलॉजी, फॉरेन पॉलिसी, आर्म्स कंट्रोल इश्यूज, इसकी बड़ी सख्त जरूरत थी। और ये एक बहुत बड़ी वजह थी कि जब हमने मास्टर्स और पीएचडी कर लिया जो कि आर्म्स कंट्रोल इश्यूज पे था, न्यूक्लियर आर्म्स कंट्रोल, फॉरेन पॉलिसी वगैरह, तो ज्यादातर मेरा इंटरेक्शन या तो थिंक टैंक्स में होता था या डीआरडीओ के कुछ वैज्ञानिक जो उस दिशा में काम करते थे उनके साथ ज्यादा होता था और मूल्यतः उसी दिशा में हमारी जो एक एम्प्लॉयमेंट की ट्रेजेक्ट्री थी वो धीरे धीरे बढ़ने लगी। जब नए विश्वविद्यालय खुले बाद में, तो उस समय इंटरनेशनल रिलेशंस को एज ए सेपरेट डिसिप्लिन कुछ विश्वविद्यालयों ने शुरू किया और उसकी वजह से हमें काफी इस तरह की जगहों पे काम करने का सौभाग्य प्राप्त। मैं ये एग्जाम्पल आपको इसलिए दे रहा हूं क्योंकि जो नई शिक्षा नीति आई है इसमें इस तरह के गैप्स को भरने का एक प्रयास किया गया है। जब मैं इसकी बात करता हूं तो जो इंटरडिसिप्लिनरी बाउंड्रीज हैं वो खत्म की गई, उसकी ब्लरिंग होती है इसमें। अभी तक क्या है, हम या तो फिजिक्स पढ़ते हैं या मैथमेटिक्स पढ़ते हैं या डिफेंस स्टडीज पढ़ रहे हैं या पॉलिटिकल साइंस पढ़ रहे हैं, हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, सोशियोलॉजी पढ़ रहे हैं और हम उसी दिशा में बढ़ते जा रहे हैं। बट मान लीजिए अगर किसी छात्र की एक रुचि है जो कि हमारे समाज की जरूरत भी है, कोई नैनो साइंसेस में करना चाहता है, एनवायरमेंटल स्टडीज में करना चाहता है, जहां पे कि साइंस, टेक्नोलॉजी, सोसाइटी, सोशल साइंसेस सबका एक इंटरफेस है, तो इस तरह के डिसिप्लिन्स बहुत रेयरली उपलब्ध है। और अगर किसी ने कर भी लिया तो फिर उसकी जो सबसे बड़ी एक चुनौती आती है उसके सामने कि वो कहाँ जाके किस जगह पे एम्प्लॉयमेंट ले। तो आई थिंक इस शिक्षा नीति में इस तरह की जो डिसिप्लिनरी बाउंड्रीज है इसको खत्म करने का प्रयास किया गया है। तो ये एक सबसे बड़ी एक इस शिक्षा नीति की उपलब्धता है। हम सारे, आप सारे लोग शिक्षाविद हैं तो आप इस चीज को मानेंगे कि जो शिक्षा का मूल है किसी भी शिक्षा का, वो प्राइमरली फिलॉसफी में है। अगर हम एक उदाहरण लेके बताएं तो हम सारे लोग 10वें 12वें में जब फिजिक्स पढ़ते हैं तो सबको
सर आइजैक न्यूटन के बारे में मालूम नहीं होगा। उनका एक बड़ा सिंपल फॉर्मूला है, फोर्स इक्वल्स मास इनटू एक्सेलरेशन, F इक्वल्स ma, जो हम सारे बच्चों को जो है पढ़ाया जाता है। बट अगर आप सर आइजैक न्यूटन की पुस्तक पढ़ें जहां से ये फॉर्मूला और जिसका एक मैथमेटिकल नैरेटिव निकल के आ रहा है, तो बड़ी अच्छी बुक विद द टाइटल प्रिंसिपिया है, जो कि फिलॉसफी की बड़ी अच्छी पुस्तक है। अगर हम और थोड़ा पहले जाएं तो जो हमारी रिसर्च टेक्निक्स होती थी ओल्डर टाइम्स में, जब हम जैसे कहा जाता है कि भारत अपने आप में सारी सब पुरानी यूनिवर्सिटीज होती थी और एक बहुत स्ट्रांग हमारा एक यूनिवर्सिटी और हायर एजुकेशन और रिसर्च का कल्चर था। एस्ट्रोनॉमी से लेके हर जगह आपने महत्वपूर्ण, और उस समय तो आपके पास ज्यादा इक्विपमेंट्स भी नहीं होते थे, तो आप कैसे देखते थे? आप फिलोसोफाइज करते थे ऑब्जर्वेशन के थ्रू और उससे आपकी मेजर फाइंडिंग्स होती। कहने का जो अर्थ है वो ये कि सारी जो डिसिप्लिन्स निकल के आई हैं ज्ञान की, उसका जो रूट है कहीं ना कहीं फिलॉसफी। और फिर धीरे धीरे हम उसे जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं, कहीं हमने उसमें मैथमेटिकल फॉर्मुलेशंस कर दिए हैं, कहीं हम उसे उस दिशा में लेके जा रहे हैं। बट मोटे तौर पे अगर कहा जाए तो हम उसकी एक डिसिप्लिनरी बाउंड्री सेट कर। आई थिंक अब हमारे पास जो जरूरत है वो ये है कि इस तरह की डिसिप्लिनरी बाउंड्री तोड़ने की, जहां पे लोग अपने रुचि के अनुसार और समाज की जरूरतों के अनुसार शिक्षा लें, प्राप्त करें और शिक्षा को समाज को इंटर्न उसे वापस करें, उसके कंट्रीब्यूशन में उसका एक योगदान करें। इस शिक्षा नीति का जो सबसे बड़ा इसमें जो जिसको हम कहेंगे कि एक तरह से ये एक डॉक्यूमेंट निकल के आया है न्यू एजुकेशन पॉलिसी का, उसमें ये जो शिक्षा का मूल प्रिंसिपल है, ये इसमें कहीं ना कहीं इसको इनकॉर्पोरेट करने की कोशिश की गई है शिक्षा में। बाकी छोटी छोटी जो चीजें हैं वो हम आपको धीरे धीरे बताएंगे। जैसे कि शिक्षा नीति में एक तो बड़ी बेसिक चीज है, मिनिस्ट्री ऑफ HRD से मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के नॉमेनक्लेचर का एक चेंज है। दूसरा उसमें जो एक की एलिमेंट इस शिक्षा नीति का है, जिसमें कहा गया है कि जो की पिलर्स होंगे इस एजुकेशन पॉलिसी की, उसमें एक्सेस मींस हम हर व्यक्ति तक शिक्षा को ले जाएंगे, इक्विटी, क्वालिटी, अफोर्डेबिलिटी, शिक्षा सबके रीच में रहे, हर आदमी शिक्षित हो, इसमें धर्म जाति किसी तरह का भेदभाव ना हो, और हम एक क्वालिटी एजुकेशन पे फोकस करेंगे। अब ये एक वन ऑफ द गाइडिंग प्रिंसिपल्स है इस एजुकेशन पॉलिसी का, और इसके पीछे जो सोच गई है वो ये कि आज भी देखिए शिक्षा को हमने बांट के रखा है। हमारे पास गवर्नमेंट स्कूल्स होंगे, फिर वेरियस अदर से प्राइवेट स्कूल्स होंगे, सरकार की फीस और जो प्राइवेट स्कूल्स की फीस है उसमें आप देखेंगे जमीन आसमान का फर्क है। तो वही लोग उसमें एक शिक्षा ले पाते हैं जो कि उस शिक्षा को अफोर्ड कर पाते हैं। आई थिंक इस चीज को ओवरकम करने की इस शिक्षा नीति में जो है की गई है, और इसका जो एक डायनेमिक ट्रांसलेशन किया है भारत सरकार ने, वो इस तरह से भी किया है कि अब सेंट्रल स्कूल्स हर जगह खोलने का भी प्रावधान किया जा रहा है। आई थिंक उत्तराखंड से इसकी शुरुआत हो रही है, बट ये प्रावधान भी किया गया है कि आप बड़े नीचे के स्तर से बड़ी अच्छी क्वालिटी एजुकेशन आप लें। तो ये वन ऑफ द प्रिंसिपल्स जिसे कहा गया एक्सेस, इक्विटी, क्वालिटी एंड अफोर्डेबिलिटी, ये गाइडिंग प्रिंसिपल है इस नई शिक्षा नीति। अब इसका जो तीसरा एक बहुत इंपॉर्टेंट है
जो शुरू में भी कहा गया कि ये 34 साल बाद आ रही है ये शिक्षा नीति। ये भी बड़ा सरप्राइजिंग है कि हम लोग इतने साल तक, जबकि बहुत सारी चीजें चेंज हो रही, टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, करिकुलम चेंज हो रहे हैं, नई आपके चैलेंजेस आ रहे हैं, बट फिर भी हम जो है अपनी एजुकेशन जो पॉलिसी है उस पर बहुत ज्यादा हमने कभी फोकस ही नहीं किया। 34 साल, 34 years is too long a period, बट एटलीस्ट इस सरकार को इसका इतना क्रेडिट दिया जाएगा कि एक इस पे जो है कम से कम चिंतन मनन किया गया और एटलीस्ट एक एजुकेशन पॉलिसी, एक ब्रॉड कंटूर्स उसकी आपके सामने जो है। मैं ये भी कहना चाहूंगा कि ये जो कमेटी जिसने बनाई थी डॉक्टर कस्तूरी रंगन के नेतृत्व में, जो इसरो के एक बड़े नोन साइंटिस्ट हैं, मेरा थोड़ा सा सौभाग्य था कि पहले भी हम साइंटिफिक इस्टेब्लिशमेंट्स में काफी इंटरैक्ट किए हैं, जैसा हमने बताया डीआरडीओ, इसरो वगैरह के साथ थोड़ा सा, तो हमने देखा कि वहाँ एक बड़ा इंटरडिसिप्लिनरी कल्चर इम्बाइब किया जाता है ट्रेनिंग के टर्म्स में। और आई थिंक ये ड्राफ्ट डॉक्ट्रिन, चूंकि ये एक कस्तूरी रंगन जी के नेतृत्व में किया गया है, तो उसका आपको बहुत अच्छी इसमें जो है एक ब्लूप्रिंट दिखेगी। फिर बात आती है कि जो स्ट्रक्चर है एजुकेशन का नीचे से लेके ऊपर तक, मींस जो आपका स्कूल एजुकेशन से लेके यूनिवर्सिटी एजुकेशन तक का, उसमें भी काफ़ी परिवर्तन किए गए हैं। और स्कूल एजुकेशन में भी आप उठा के देखेंगे कि जो 10+2 का एक स्ट्रक्चर था, वहाँ पे भी थोड़ा सा बदलाव लाया गया है। और ये बदलाव इसलिए भी ज़रूरी था कि काफ़ी हमारे जो बच्चे होते थे जो अफोर्ड कर पाते थे बाहर जाके पढ़ने, तो उनको थोड़ी सी दिक्कतें आती थी। तो इस जो स्ट्रक्चर है, इसमें एक यूनिवर्सल यूनिफॉर्मिटी आपको देखेगी ग्लोबली। तो अगर आप मान लीजिए कल को ऑस्ट्रेलिया में बच्चों को पढ़ाने के लिए भेजना चाहें, या यूएस में भेजना चाहें, या यूके में भेजना चाहें, तो जो इंडियन एजुकेशन सिस्टम आज की तारीख में होगा, जो स्कूल एजुकेशन सिस्टम होगा, वो दैट विल बी एट पार विद द ग्लोबल स्टैंडर्ड्स, और जो ग्लोबल एक एजुकेशन का स्ट्रक्चर है। तो आई थिंक उस चीज को एड्रेस करने का यहाँ पे इसको जो है एड्रेस करने की कोशिश की गई है। दूसरा, स्कूल में करिकुलम एक बहुत, हम सारे जितने लोग यहाँ बैठे होंगे, हम अपने बच्चों को भेजते ही स्कूल में, और हमने देखा होगा कि बच्चों को जब हम भेजते हैं तो कभी कभी आपको सुबह जब आप छोड़ने जाते होंगे बसों पे, या तो आपको एक चिंता भी होती कि इतने भारी बस्ते होते हैं, तो आपको हर सब्जेक्ट्स की पुस्तकें लेके जाना पड़ता है। आपका करिकुलम इतना बड़ा है कि जो एक नेचुरल ग्रोथ होती है बच्चे की, जब वो स्कूल से भी आएगा तो हो सकता है कि वो शाम के समय बैठ जाए कि क्लास होमवर्क बड़ा लंबा चौड़ा मिला है, तो काफ़ी सारा उसका एफर्ट इसमें चला जाता है कि सुबह वो जा रहा है बच्चा और फिर स्कूल का होमवर्क कर रहा है, बहुत बड़ा सा करिकुलम है, रेगुलर टेस्ट हो रहे हैं, एग्जाम्स हो रहे हैं, तो उसकी जो अदरवाइज एक नेचुरल ग्रोथ होनी चाहिए एक बड़ी कम एज में, वो कहीं ना कहीं उसमें एक बाधा आती। मेरा हमेशा मानना है कि इनिशियल ईयर्स में एक नेचुरल ग्रोथ हर बच्चे की होनी चाहिए। ऑब्वियसली जब इंडिविजुअल्स होंगे, बच्चे होंगे, तो एक कंपटीशन भी रहेगा, बट हमें उस दृष्टि से नहीं देखने की जरूरत है। आपने देखा होगा जो मार्किंग से ग्रेडिंग सिस्टम पे एक हम बढ़े थे, उसके पीछे एक यही वजह थी, क्योंकि हम एक बच्चों का लेवल देखते हैं असेसमेंट के टर्म्स में कि एक किस लेवल पे बच्चे आ रहे हैं, सेकंड ईयर उसमें क्या है, रादर देन कि किसी के 92% है कि किसी के 93% है। आज आपने देखा होगा जो हमारा एजुकेशन सिस्टम, उसमें इतनी मारामारी
अगर हम कहें तो है कि सीबीएसई के जब रिजल्ट्स आते हैं तो पेरेंट्स के बीच में भी ये चलता है कि हमारे बच्चे का 99 पॉइंट इतने परसेंट है, पॉइंट इतने परसेंट से किसी के मार्क्स छूट गए। तो ये सारी जो बड़ी सारी एनोमलीज आज की तारीख में एग्जिस्ट कर रही थी, इसको भी खत्म करने की प्रयास की गई है इसमें। और जो कैरिकुलम है उसकी भी ट्रिमिंग करने की, कि हम वही चीज जो कि जरूरी है वो पढ़ाएं। पढ़ाने में जो हमारी पेडागोजीज हैं उसमें भी हमें थोड़ा सा एफर्ट डालना पड़ेगा। इस पे हम अलग से आएंगे बाद में कि किस तरह से हम पढ़ाएं ताकि उसकी जो एक नॉर्मल इंस्टिंक्ट्स है लर्निंग की वो डेवलप करें, रादर देन कि जिसे कहते हैं कि रट्टा मार के कुछ चीजें उसने याद कर ली बच्चे ने और कल जाके फिर वो जो है फिर भूल गई। वो चीज नहीं होनी चाहिए। एक नॉर्मल नेचुरल पर्सनालिटी जो है बच्चे की ग्रो करे, क्योंकि इन दी एंड हम बच्चे को एक फ्यूचर लीडर बना रहे हैं। तो ये भी इस पॉलिसी का जो है ये जो आई है 2020 में, इसका बहुत बड़ा ये एक स्पिरिट थी जिसमें ये डॉक्यूमेंट बनाया गया। तो जैसा कि कहा गया कि जो कैरिकुलम कंटेंट है विच आर एक्चुअली जो कोर एसेंशियल की कॉन्सेप्ट्स हैं, आइडियाज हैं, नए आइडियाज पे काम करने की, wherein children are able to practice more critical thinking और ज्यादा एनालिसिस बेस्ड आपकी लर्निंग हो, वो चीज जो है इसमें इनकॉर्पोरेट करने की कोशिश की गई। जो नेक्स्ट एलिमेंट जैसा हमने कहा कि कैरिकुलर और एक्स्ट्रा कैरिकुलर और को कैरिकुलर एरियाज वगैरह का भी जो सेपरेशन, इसको ब्लर करने की कोशिश की गई है इसमें। आर्ट्स, ह्यूमैनिटीज, साइंसेस, राइट, वोकेशनल, एकेडमिक स्ट्रीम्स, इन सारे बीच में जो दायरा एक होता था इसको कम करने की कोशिश की गई। ये भी इस एजुकेशन पॉलिसी में कोशिश की गई है कि हर बच्चे को कहीं ना कहीं कुछ एक सर्टेन स्किल डेवलपमेंट होना चाहिए, उसका कुछ एक हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस होना चाहिए किसी एक वोकेशनल क्राफ्ट में, और ये आपकी बहुत अर्ली जो स्टेजेस है लर्निंग की उसमें। मैं आपको एक उदाहरण देके बताऊं कि जैसे विदेशों में भी होता है, बड़े सीनियर प्रोफेसर्स वगैरह होते हैं जिनसे हम लोगों का इंटरेक्शन होता है, और एक छोटा सा आपको हम अपना एक अगेन पर्सनल एग्जांपल देके बताएंगे। यूएस के प्रोफेसर आए थे जिनको हम एकम्पनी कर रहे थे यूनिवर्सिटी लेक्चर देने के बाद, उनके साथ थोड़ा मार्केट वगैरह। अचानक जिस व्हीकल में हम लोग जा रहे थे वो खराब गई व्हीकल, और जो ड्राइवर था वो उसको ठीक नहीं कर पा रहा था। तो प्रोफेसर साहब जो यूएस से थे, ही इज अ वेरी नोन एमिनेंट प्रोफेसर, तो उन्होंने भी डिक्की खोली गाड़ी की और थोड़ा बहुत उन्होंने अपना हाथ उस पर लगाया और फिर थोड़ी बहुत क्लीनिंग वगैरह और गाड़ी का इंजन शुरू हो गया। अब इस तरह की जो, तो आई वॉज ऑल्सो सरप्राइज, हमने उनसे पूछा कि आपने क्या ये कहीं पे, तो वो तो उस संदर्भ में उन्होंने बताया कि वहाँ जब स्कूल्स में हर बच्चे को कोई ना कोई एक स्किल आपको जो है डेवलप करनी पड़ती जो आपके जीवनचर्या में कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूट करे। ये चीज अभी तक हमारे यहाँ थोड़ा सा मिसिंग थी, और ये इस एजुकेशन पॉलिसी ने इसको भी एड्रेस करने की कोशिश की एट वेरी अर्ली स्टेजेस, जहाँ पे कि बच्चे जल्दी सीख पाते हैं। आपने देखा होगा बच्चों की जो लर्निंग की कैपेसिटी होती बड़ी फास्ट होती। हम और आप जितनी अच्छी टेक्नोलॉजी या सॉफ्टवेयर से पे ना खेल पाए, लेकिन आपके बच्चे, आई एम श्योर आप देखते होंगे, आप सब ने एक्सपीरियंस किया होगा, दे आर एक्सट्रीमली फास्ट एंड एक्सट्रीमली स्मार्ट व्हेन इट कम्स टू न्यू एप्स, हैंडलिंग न्यू मोबाइल सिस्टम्स। तो वो एक लर्निंग की उनकी बड़ी फास्ट, इसीलिए जो स्किल डेवलपमेंट की भी कोशिश की गई है इस एजुकेशन पॉलिसी के माध्यम से, वो अर्ली स्टेजेस में इसका प्रावधान किया गया है। बाकी हम सब ये जानते हैं कि हमारा देश बहुत बड़ा है, बड़ी सारी भाषाएं हैं, तो ये भी प्रावधान किया गया है कि 3 भाषा का इसमें प्रावधान किया गया है। आप अर्ली स्टेजेस में अपनी मदर टंग में भी सीख सकते हैं, जो भी आपकी रीजनल लैंग्वेज है। तो 3 लैंग्वेज
फॉर्मूले को भी इसमें जो है इनकॉर्पोरेट किया गया है, कीपिंग इन व्यू की बहुत बड़ा स्टेट है, कहीं आप अगर हिंदी लेना चाहें, कहीं कोई तमिल लेना चाहे, कोई तेलुगु लेना चाहे, तो वो 3 लैंग्वेज फॉर्मूला भी है का भी इसमें जो है प्रावधान किया गया। जो क्लासिकल लैंग्वेजेस हैं उसको भी प्रमोट करने की, जैसे तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा, मलयालम, ओरिया, पाली, पर्शियन, प्रकृति, संस्कृति जो है इन सारी भाषाओं में सीखने का प्रावधान किया गया है। इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आप एक कॉस्मोपॉलिटन आउटलुक डेवलप करना चाहते हैं, दुनिया तो बहुत छोटी हो रही है और आप विश्व में भी इंटरैक्ट करना चाहे तो उसका कोई फॉरेन लैंग्वेजेस में जैसे कोरियन, जापानीज, थाई, जर्मन, स्पेनिश, पोर्चुगीज, ये भी आपको सेकेंडरी लेवल पे ये ऑफर आपको की जाएंगी। आपके पास ये इस तरह के ऑप्शंस होंगे कि अगर कोई इस तरह से सीखना चाहे तो वो ऑप्शंस भी आपको उपलब्ध हों। अब इससे पहले कि हम हायर एजुकेशन पे आए, थोड़ी सी और इस पे हम और चर्चा कर लें जो स्कूल, प्राइमरी, सेकेंडरी एजुकेशन। जो सबसे इम्पोर्टेंट पहलू है इस एजुकेशन पॉलिसी का वो इस पे भी है, टू ट्रेन द ट्रेनर्स। हमारे बच्चे तभी अच्छे होंगे जब हमारे टीचर्स वेल ट्रेन्ड होंगे। जिस तरह की एजुकेशन पॉलिसी को हम इम्प्लीमेंट करना चाह रहे हैं उसको वहां तक ले जाने के लिए जो हमारे टीचर्स हैं, क्या वो स्वयं ट्रेन्ड हैं, इस पे बहुत ज्यादा जोर दिया गया है। और अगर आप देखेंगे कि पंडित मदन मोहन जो हायर एजुकेशन में बीएड, एमएड वगैरह के लिए खोले गए हैं, एक बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में है, हमारे यहाँ गुजरात में एक वेस्टर्न जोन का खोला गया है, उसके पीछे की जो मंशा है वो ये है कि हम टीचर्स एजुकेशन पे बहुत ज्यादा फोकस करें। और ये उन टीचर्स की मैं बात कर रहा हूं जो कि स्कूल्स में बच्चों को पढ़ाएंगे। अब अभी तक क्या होता था, जो हम सब लोगों ने एक्सपीरियंस किया होगा कि सब आपने बीए कर लिया, आपने एमए कर लिया, उसके बाद सडनली आपको लगा कि अगर हम कोई एक और डिग्री हासिल कर लें तो शायद हमें एम्प्लॉयमेंट अच्छा मिलेगा, तो आपने सब बीएड कर लिया, किसी ने एमएड कर लिया। प्राइवेट स्कूल्स में तो बिना बीएड एमएड के भी आपने देखा होगा काफी शिक्षकों की नियुक्ति हो जाती है। तो कहने का मतलब ये है कि जो टीचर्स आते हैं बच्चों को पढ़ाने के लिए, अधिकांश तो नहीं लेकिन एक मेजॉरिटी संख्या होती है जो बाय डिफॉल्ट आते हैं। इस चीज को इस एजुकेशन पॉलिसी में एड्रेस करने की कोशिश की। मींस अब जो शिक्षक आएंगे पढ़ाने के लिए और शिक्षा इम्पार्ट करने के लिए, दे विल बी हियर बाय चॉइस एंड नॉट बाय चांस। अब ये प्रावधान कैसे किया जा रहा है? ये प्रावधान ऐसे किया जा रहा है कि 12वीं के बाद, जैसे आपने देखा है कि इंटीग्रेटेड कोर्सेज होते हैं, अब आजकल वेरियस लॉ स्कूल्स हैं, आप 12th के बाद लॉ एजुकेशन लेते हैं, 12th के बाद और इंटीग्रेटेड प्रोग्राम्स भी लेते हैं। इसी तरह से जो स्कूल ऑफ एजुकेशन हैं जिसमें बीएड, एमएड वगैरह की पढ़ाई, ये 12वीं के बाद एक इंटीग्रेटेड डिग्री कोर्सेज का भी प्रावधान किया जाए कि जो लोग बाय चॉइस आना चाहते हैं वो 12वीं के बाद जो है इसमें आए एंड दे विल बी एम्प्लॉयड से इन टीचिंग असाइनमेंट्स। तो इस पे बहुत ज्यादा जोर है। इस एजुकेशन पॉलिसी में काफी लंबे सेक्शंस लिखे गए हैं, रिफॉर्मिंग ट्रेनिंग ऑफ टीचर्स, और बहुत ज्यादा। और इसमें जो है, जो जैसा हमने बताया कि 4 इयर्स इंटीग्रेटेड बीएड प्रोग्राम्स की बात की गई है, टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट की बात की गई है, और ये सिर्फ किसी एक लेवल पे नहीं, ये लोकल, रीजनल, स्टेट, नेशनल और इंटरनेशनल वर्कशॉप्स के थ्रू टीचर डेवलपमेंट मॉड्यूल्स का भी प्रावधान इसमें जो है करने का ये जो एजुकेशन पॉलिसी का पूरी इसकी जो फिलॉसफी है वो ये है कि अगर हमें अच्छी शिक्षा नीति को बच्चों तक ले जाना है तो उस शिक्षा को ले जाने के लिए जो टीचर्स हैं
वो वेल ट्रेन्ड टीचर्स होने चाहिए। वो एक्सेप्ट दैट अब हायर एजुकेशन सिस्टम में किस तरह के रिफॉर्म्स का प्रावधान ये कर, पहले तो जो ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी है इसमें एक बहुत इंटरेस्टिंग बात की गई है, वो है ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो को एनहांस करने की। आपने देखा होगा और हम सारे लोगों ने इस चीज को एक्सपीरियंस किया होगा यूनिवर्सिटी सिस्टम में कि मान लीजिए मास्टर्स के लेवल पे या एमफिल के लेवल पे, मास्टर्स में ज्यादा ये आपको दिखेगा कि मान लीजिए आपके पास 30 सीटें हैं, लेकिन अगर हम किसी एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के थ्रू ले रहे हैं तो अक्सर अगर वो गड़बड़ क्या होगा तो फिर नहीं होगा। आवाज आ रही? हेलो सर, यू आर ऑडिबल सर। यस सर, आ रही है सर। पीछे थोड़ा सा वो एक्चुअली इको हो रहा, कुछ लगता है म्यूट नहीं है तो इको आ रही है। जो इसमें एक क्रॉस एनरोलमेंट रेशियो, मान लीजिए 30 सीटें हैं आपकी, तो वो 30 सीटें भरनी चाहिए। इस पे बहुत ज्यादा फोकस किया गया है कि हम हायर एजुकेशन में आप देखेंगे कि अगर 30 का क्लासरूम है तो आप कभी 15, कभी 20, कभी, तो इसमें ये चीज प्रावधान किया गया है कि क्रॉस एनरोलमेंट रेशियो को हम बढ़ाएंगे और अप टू 50% बाय 2035। ये एक्चुअली बड़े फेज्ड वे में इसको किया गया है कि 26.3% जो आपका वोकेशनल एजुकेशन में था 2018 में, इसको 50% तक हम लोग जो है क्रॉस एनरोलमेंट रेशियो वगैरह हायर एजुकेशन में बढ़ाएं। जो हायर एजुकेशन में और रिसर्च में जा रहे हैं उनके लिए एक अच्छी खबर है, मास्टर्स नेट करने के बाद भी अगर आपको 1.5 साल से 2 साल का एमफिल करना पड़ रहा था पीएचडी के पहले, तो वो चीज खत्म कर दी। यूनिवर्सिटीज अब एमफिल प्रोग्राम को इस एजुकेशन पॉलिसी में डिसकंटिन्यू करने का क्लियर कट प्रावधान कर दिया गया है। बाकी जो चीजें हमने नीचे बताई थी, जो कि जो डिसिप्लिनरी बाउंड्रीज हैं उसको खत्म करने की कोशिश की गई है, वो हायर एजुकेशन में भी रहेगी। ज्यादा इंटरडिसिप्लिनरिटी पे फोकस किया गया है शिक्षा में, और इसके अलावा जो हमारी रेगुलेटरी बॉडीज होती हैं वो भी जो है उनमें भी स्ट्रक्चरल चेंजेस की बात की गई है। जैसे कि अभी यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन होता है, अब इस तरह की चर्चा इसने की है इस एजुकेशन पॉलिसी में कि हम एक नेशनल हायर एजुकेशन रेगुलेटरी काउंसिल बनाएं, जिसका की फंक्शन यही होगा कि दैट वुड सर्व एज ए सॉर्ट ऑफ ए सिंगल रेगुलेटर फॉर हायर एजुकेशन सेक्टर इंक्लूडिंग टीचर एजुकेशन। इसमें बस जो अलग किया है वो है मेडिकल एजुकेशन और लीगल एजुकेशन। रेस्ट एवरीथिंग विल कम अंडर द परव्यू ऑफ दिस बॉडी कॉल्ड द नेशनल हायर एजुकेशन रेगुलेटरी काउंसिल। तो अब अगर हम इस डॉक्यूमेंट को देखें तो इस डॉक्यूमेंट को जब कैबिनेट अप्रूवल के बाद ये आया तो मोटे तौर पे इनफैक्ट अक्रॉस पार्टी लाइंस इसका स्वागत किया गया। जो सब्सटेंस थे इस ड्राफ्ट डॉक्यूमेंट के, उसको किसी ने भी इस चीज को चैलेंज नहीं किया। कुछ संशय इधर उधर हैं लोगों में, बट मोटे तौर पे इसको हर पॉलिटिकल पार्टी ने इसका स्वागत किया है, क्योंकि जो ये डॉक्यूमेंट बनाया गया है एक तरह से बहुत साइंटिफिक डॉक्यूमेंट बनाया गया है और ये जितने ग्लोबल स्टैंडर्ड्स हैं एजुकेशन के उसको ये मीट करता है। बट जैसा हम हमेशा ये इस चीज को ये कहते हैं कि जो डेविल है वो किसी भी चीज के आइडियाज में नहीं, उसके इम्प्लीमेंटेशन में लाई करता है।
और ये एक बहुत बड़ा चैलेंज किसी भी सरकार के लिए होगा कि इस नई एजुकेशन पॉलिसी को, जिसको अभी हमने एक डॉक्यूमेंट में बांधा है, इसको किस तरह से हम ट्रांसलेट करते हैं और इसको हम वेरियस लेवल्स पे जाके, वेरियस जो स्तर हैं वहां पे जाके हम किस तरह से इसका इम्प्लीमेंटेशन करते हैं, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट। और इसमें स्टेट्स का बहुत रोल, जैसे शुरू में प्रस्तावना में भी ये कहा गया कि सरकारों ने कहा कि इस पे एक चर्चा शुरू की जाए। ये चर्चा इसीलिए बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि एजुकेशन जो है ये स्टेट सब्जेक्ट है, ये सिर्फ सेंट्रल लिस्ट का ही सब्जेक्ट नहीं, और काफी ओनस स्टेट्स के ऊपर भी जाएगा कि किस तरह से इसका इम्प्लीमेंटेशन वेरियस स्तर पे होता है, जिला स्तर पे, देन आपका विलेज लेवल पे, तो वेरियस लेवल्स पे किस तरह से हम प्राइमरी, सेकेंडरी, स्कूल एजुकेशन, हायर एजुकेशन को इम्प्लीमेंट करते हैं ये। और इसीलिए ये बहुत जरूरी हो जाएगा कि हमें एक अच्छी लीडरशिप जो एजुकेशन सेक्टर में उसको सामने ले आनी पड़ेगी, जो इस पूरे डॉक्यूमेंट को ट्रांसलेट करें इनटू रियलिटी। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अब एक और जो जिस पे हम बात करना चाह रहे हैं, ये तो रहा जो ड्राफ्ट है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का और उसके जो की एलिमेंट्स थे उस पर। अब हम कैसे पढ़ाते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और आज भी अगर आप देखेंगे हम आपसे संवाद कर पा रहे हैं तो हम टेक्नोलॉजी के माध्यम से आपसे संवाद कर रहे हैं। शायद अगर कोरोना काल ना होता तो हमारे लिए भी एक ये दुविधा होती कि आप हमें कॉलेज में बुला के इस तरह की और इतने सारे लोगों को जोड़ के इसके ऊपर कराना, जो हमारे बड़े लिमिटेड रिसोर्सेस होते हैं, उसमें कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज हो जाता है। तो यहाँ पे अब जो बात हम करने जा रहे हैं वो ये है कि हम टेक्नोलॉजी को कैसे एजुकेशन में लेके आए और किस तरह से टेक्नोलॉजी को हम जो है नई शिक्षा नीति जो आई है इसके साथ इसको मिला के और तब हम आपको ट्रेन करें। ये इंपॉर्टेंट दूसरी वजह से भी हो जाता है क्योंकि आपने अगर देखा होगा कि बच्चों की जो लर्निंग की है, और आई एम श्योर अगर आप आजकल टेलीविजन पे बड़े सारे एड्स आते हैं जिसमें जैसे बाईजूस का है, वेदांतु वगैरह के हैं, या अगर आप गूगल करें तो बड़े अच्छे आपको वीडियोस मिलेंगे साइंस, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री उसमें, कि जिसको कि अगर आप सुन लेंगे, देख लेंगे और जिस तरह से उसमें आपको पढ़ाते हैं तो ज्यादा आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, एक बार में आपको समझ में आ जाएंगी चीजें। तो टेक्नोलॉजी ने ये चीज तो इतनी कर दी है कि हम बड़े सिंपल तरीके से आपको क्लासरूम के अंदर किसी चीज को पढ़ा सकते हैं। तो जो क्लासरूम की भी एक मोनोटोनी होती है कि हम क्लास में गए, हमारे स्टूडेंट्स हैं जो हर दिन शायद हो सकता है हमारे चेहरे को देख के भी हो सकता है बोरिंग होगा, उनको लगता हो, उनके लिए एक बड़ा इंटरेस्टिंग होगा कि टीचर जब क्लास में जाएगा तो उस टेक्नोलॉजी का यूज करके एक स्टूडेंट्स के साथ संवाद कर सकता है। मान लीजिए कि कभी कुछ उसने अच्छे वीडियोस दिखा दिए उस पे, कुछ दूसरे कॉलेजेस के जो अच्छे एक्सपर्ट्स हैं उनको वो लेके, और ये कॉलेजेस में ही नहीं, यूनिवर्सिटी एजुकेशन सिस्टम में, मान लीजिए हमें इंडियन फॉरेन पॉलिसी पे एक लेक्चर लेना है, हो सकता है हम रोज ले रहे हो, लेकिन कल को कोई एक दूसरा एक्सपर्ट MIT में है तो हमने उनके या तो वीडियोस चला दिए या फिर हमने उनको रिक्वेस्ट करके ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे डायरेक्ट इंटरेक्शन करा दिया। तो जो अभी तक हमारी जो नॉलेज होती थी, जो सीमित होती थी स्टूडेंट्स और हमारे बीच में, उसको हम एक ब्रॉडर प्लेटफॉर्म पे ले आ रहे हैं और इसको हम एज ए अपॉर्चुनिटी देखते हैं जहां पे हम बेस्ट हम
एजुकेशन अपने स्टूडेंट्स को अपने क्लासेस में लेके आ सकते हैं, और इसमें टेक्नोलॉजी का जो रोल है ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसीलिए ये जो एजुकेशन पॉलिसी है इसका एक बहुत बड़ा फोकस जो है, जिसे कहते हैं हाइब्रिड एजुकेशन के ऊपर भी है। यूनिवर्सिटीज वगैरह में भी इस समय जो अगर आप देखेंगे तो जो आईसीटी डिपार्टमेंट्स हैं उनका बहुत बड़ा चैलेंज हो गया है। हर दिन वेबिनार्स हो रहे हैं, हर दिन आप जो है, इनफैक्ट अब तो हम लोगों ने अपने यहाँ यूनिवर्सिटीज में जो पीएचडी और एमफिल वाइवास वगैरह भी होते हैं, इसको स्काइप पे हमने शुरू कर दिया। इसके कई फायदे भी हैं। कभी कभी आपके पीएचडी तो आपने सबमिट कर दिए, लेकिन एग्जामिनर्स को समय नहीं मिल पा रहा है, उसकी वजह से डेट्स नहीं, काफी डिफर होते थे आपके रिजल्ट डिक्लेरेशन। इसमें हम टाइम कंप्रेशन कर पा रहे हैं टेक्नोलॉजी के माध्यम से। साथ ही साथ जो हम उसमें रिसोर्स बचा पा रहे हैं, ऑब्वियसली यहाँ पे हमें इस बात को भी अप्रिशिएट करना पड़ेगा कि हमारे रिसोर्सेस तो बड़े लिमिटेड हैं। उसी रिसोर्सेस का हम एक बेटर ऑप्टिमाइजेशन कर पा रहे हैं दूसरे सेक्टर्स में। तो ये जो ऑप्टिमाइजेशन है ये भी बहुत जरूरी है, और आई थिंक टेक्नोलॉजी इसमें एक बहुत अच्छा एनेबलर का काम करेगी। तो आने वाले समय में आप ये देखेंगे कि जो हमारे क्लासरूम्स होंगे, चाहे वो कॉलेजेस के क्लासरूम हो या आपके जो क्लासरूम्स हैं यूनिवर्सिटीज में, ये सारे बड़े स्मार्ट क्लासरूम्स की परिकल्पना भी इसमें की गई है, जिसमें टीचर का जो रोल होगा एक एनेबलर का होगा। हाई टेक गैजेटरी इक्विप्ड होगी, आप जहां से जो बेस्ट एक टीचर को लगे वो आप लेके आए, उसको आप अपने सिलेबस में भी इनकॉर्पोरेट करें। कोरोना के बाद एक्चुअली इस पे काफी इम्फेसिस हो गया, बट अगर आप देखें तो इसमें पिछले 2 दशकों पे काफी फोकस किया जा रहा था। एमएचआरडी की वेबसाइट पे आप जाएं, उन्होंने स्वयं पोर्टल्स पे जो है काफी अच्छे वीडियोस वगैरह बना के वेरियस डिसिप्लिन्स के जो हैं वो ऑलरेडी अपलोडेड है, जिसको कि हम यूनिवर्सिटी एजुकेशन में भी लेके आ रहे हैं। इंडीड हायर एजुकेशन में आप देखेंगे जो लेक्चरर्स वगैरह को स्टाफ कॉलेजेस वगैरह में ट्रेनिंग के लिए भी जाना होता था, वो भी अब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे जो है अवेलेबल कराने की जो है कोशिश की जा रही है। तो ये एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है यहाँ पे कि किस तरह से हम टेक्नोलॉजी को हायर एजुकेशन, सेकेंडरी एजुकेशन और स्कूल एजुकेशन में लेके आए। इसके फायदे भी आप देखेंगे, जिस तरह से टेक्नोलॉजी भाग रही है, जिस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वगैरह जिस तरह से आ रहा है, उसमें आप इनफैक्ट गुजरात एक बड़ा इंटरेस्टिंग स्टेट है कि यहाँ पे कुछ हॉस्पिटल्स में रिमोटली ऑपरेशंस करने की भी कोशिश की और बड़े सक्सेसफुल ऑपरेशंस किए। कच्छ जहाँ पे कि आपके पास एक हॉस्पिटल इंफ्रास्ट्रक्चर उस तरह का नहीं है कि एक बहुत बड़ा ओटी ऑपरेशन थिएटर हो, बट आपने टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल जो है करके एक बहुत सक्सेसफुल ऑपरेशन जो है मेडिकल सर्जरी भी आपने की। ये चीज अगर हम टेक्नोलॉजी की एजुकेशन में ले आए और इसको अपनी लर्निंग का पार्ट बनाएं, तो आई थिंक एक बहुत ड्रास्टिक ट्रांसफॉर्मेशन आएगा हमारी ट्रेनिंग में और स्टूडेंट लर्निंग में भी। तो ये एक इस एजुकेशन पॉलिसी ने बहुत अच्छी चीज की है कि इस पे बहुत ज्यादा इम्फेसिस होगा आने वाले समय में। अब इसमें जो चैलेंज है थोड़ा सा, वो भी हम उसकी थोड़ी सी बात कर लें। देखिए, बहुत सारी चीजें होती जो एक जनरेशन ऑफ टीचर्स होगी, उनको कभी कभी एक माइंडसेट का इशू होता है कि नई चीज आई तो हम उसको सीख पाएंगे, नहीं सीख पाएंगे। बट आई थिंक अगर हम ये बैरियर्स थोड़ा सा ब्रेक करें तो सीखने और पढ़ने के लिए हम किसी भी एज पे, आज भी हम सारे लोग सीख ही रहे हैं, तो अपने को अगर हम इसकी तरह से जो है बना लें और थोड़ा सा अपने को भी हम रीट्यून करें, रीफोकस करें इन सारी टेक्नोलॉजीज वगैरह की तरफ, तो आई थिंक स्टूडेंट्स विल अप्रिशिएट कि वी हैव टर्न आउट टू बी गुड से टीचर्स इन द क्लासरूम एज वेल। तो ये थोड़ा सा एक इशू आएगा कि टीचर्स वगैरह के बीच में, बट आई एम श्योर कि ये
इतना बड़ा चैलेंज नहीं है जितना हम, इट्स जस्ट ए इशू ऑफ चेंजिंग आवर ओन माइंडसेट्स। और बट अगर ओवरऑल इन टोटलिटी हम इसको देखते हैं तो ये एजुकेशन पॉलिसी, आई थिंक ये, आई वुड से इट्स अ पैराडाइम शिफ्ट, और ये एक बड़ा पैराडाइम शिफ्ट है। जैसा कि कहा गया कि 34 इयर्स के बाद एक एजुकेशन पॉलिसी आ रही है और एक नए तरह से हम एक सोचना और पढ़ना और पढ़ाना शुरू करने जा रहे हैं। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। एंड आई एम श्योर हमारी जो फ्यूचर जनरेशंस होंगी, दे विल बी बेनिफिटिंग आउट ऑफ इट। हमारी आउटरीच इन टर्म्स ऑफ एजुकेटिंग आवर ओन पीपल ये बहुत बढ़ जाएगी। और जैसा कि एक हम पॉपुलेशन चैलेंज तो है ही है, इसको देखते, इसके मद्देनजर अगर हम जो है इस एजुकेशन पॉलिसी को ट्रांसलेट कर ले गए सक्सेसफुली, तो आई थिंक दिस इज गोइंग टू बी ए गेम चेंजर फॉर अस। आई थिंक आई विल स्टॉप हियर और आई विल बी वेरी हैप्पी टू टेक क्वेश्चंस फ्रॉम यू। थैंक यू। थैंक यू सर। चूंकि प्रोफेसर पांडे सर जुड़े हुए हैं तो क्वेश्चन सर हम लोग एक साथ ले लेंगे। जैसा आप प्रोफेसर पांडे सर का व्याख्यान हो जाए तो उसके उपरांत हम लोग प्रश्न ले लेंगे। मैं प्रोफेसर पांडे सर से निवेदन करता हूं कि सर अपना वो अनम्यूट कर लीजिए और माइक। और सर स्वागत है सर, और आप आमंत्रित हैं अपने व्याख्यान के लिए सर, प्लीज। थैंक यू। सबसे पहले तो मैं हिंदू कॉलेज मुरादाबाद के आदरणीय प्राचार्य डॉक्टर बीवी सिंह जी, इस महाविद्यालय के IQAC सेल के प्रभारी और इस कार्यक्रम के संयोजक डॉक्टर आनंद सिंह जी, और जो हम लोगों के परिचय कराने में भी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करने वाले हमारे साथी हैं डॉक्टर अमित वैश्य जी, पंकज सिंह जी, मैं आप सभी का तो सबसे पहले अभिवादन करता हूं और आभार व्यक्त करता हूं कि आपने मुझे आप सब लोगों से बातचीत करने का यह अवसर प्रदान किया। मैं विशेष रूप से इसलिए भी धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप लोगों से बातचीत के साथ साथ आप लोगों ने मुझे यह अवसर दिया कि मैं प्रोफेसर मनीष जैसे मनीषी और विद्वान के विचारों को सुनने का आपने मुझे अवसर प्रदान किया। और इसी क्रम में मैं प्रोफेसर मनीष जी का भी आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने मेरा ज्ञान वर्धन किया और उनके विचारों से मैं अवगत भी हुआ। इस औपचारिक और अनौपचारिक दोनों क्रम में सबसे पहले तो यह निवेदन करना चाहता हूं कि मैं आपके परिवार का ही एक सदस्य हूं, शिक्षक हूं, यही परिचय मेरा पर्याप्त है। क्यों मैं इस बात को कह रहा हूं? इस बात को इसलिए कह रहा हूं कि हिंदू कॉलेज मुरादाबाद हमारे विश्वविद्यालय से भी जुड़ा हुआ है और एक सक्षम और प्रभावी अध्ययन केंद्र के रूप में कार्यरत है। तो किसी न किसी रूप में जो एक पारिवारिक भाव होता है वो आप सबसे मिलता है। तो इसलिए भी मुझे बातचीत करने में कोई ऐसी बात नहीं थी कि मैं आप लोगों के बीच में कोई नई बात ला पाऊंगा, क्योंकि संभवतः प्रोफेसर मनीष जी जैसे व्यक्तित्व ने जितनी बातें रखनी थी उन बातों में शायद कोई ऐसी बात रह ही नहीं गई है कि मैं उसमें कोई विशेष बात जोड़ सकूं। जहाँ तक विषय पर चर्चा की बात है तो नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के जो बैकग्राउंड्स हैं वहाँ से जो बातचीत शुरू हुई थी उसको आगे बढ़ाते हुए प्रोफेसर मनीष जी ने उस राष्ट्रीय शिक्षा नीति के सब लगभग प्रत्येक बिंदु को छुआ है और बहुत सरलता और उदाहरणों की सहायता से
अपने विचारों को प्रस्तुत किया है, चाहे वो गाइडिंग प्रिंसिपल्स हो या एजुकेशनल स्ट्रक्चर की बात हो या डिफरेंट अप्रोचेस की बात हो या एवेल्युएशन की बात हो या नामांकन की बात हो। इवन आपने की फीचर के साथ साथ जो चैलेंजेज हैं उनका भी बहुत विस्तार से ज्ञानवर्धन किया है। मैं पुनः एक बार अभिवादन करता हूँ प्रोफेसर मनीष जी का। और जहाँ मैं विचारों की बात का, तो मैं प्रोफेसर मनीष जी की बातों से ही इत्तेफाक रखते हुए उसमें कुछ चीजें जोड़ने की कोशिश अवश्य करूंगा। हम सभी, चाहे विद्यार्थी हों या शिक्षक हों, बेसिक स्टेक होल्डर्स हैं एजुकेशन पॉलिसी के। कोई भी नीति हो, उसका जो क्रियान्वयन है, क्रियान्वयन के जो आधार हैं, उसमें प्रमुख भूमिका शिक्षक की ही होगी, ये तो निश्चित है। और वो हमारे देश के भावी नागरिक भी है, हमारा आपका सबका भविष्य भी है। तो इसलिए भी ये दोनों जो बेसिक पॉइंट्स हैं स्टूडेंट एंड टीचर के, उनका शिक्षा नीति के बारे में, उसकी भावनाओं के बारे में, उसके उद्देश्यों के बारे में, उसकी रणनीतियों के बारे में, उसकी चुनौतियों के बारे में जाने भी, जागरूक भी बने और उसके अनुसार आगे बढ़ने के लिए तैयार भी। मित्रों, हम सभी जानते हैं कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति का जो मुख्य आधार है वो 3 बिंदु ही होते हैं। उस राष्ट्र का चरित्र क्या है, उस राष्ट्र की क्षमता क्या है और उस राष्ट्र की आवश्यकता क्या है। इन तीनों बिंदुओं को लेकर के आज जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति जिस रूप में हमारे आपके सामने है, इन सब आधारों को बखूबी निभाते हुए, न्याय करते हुए ये नीति हमारे आप सबके सामने आई है। वर्तमान सरकार के इस प्रयास की मुझे लगता है पूरे देश को आवश्यकता भी महसूस हो रही। जैसा कि मनीष सर ने बताया कि आफ्टर 34 इयर्स यह नीति आई है। इस बीच के दौर में हमारे आपके बीच में हो या अभिभावकों के बीच में हो, समाज के किसी भी स्तर पर हो, चर्चाओं का दौर अक्सर होता था कि शिक्षा बेकार हो गई है, अनुपयोगी हो गई है, भ्रष्टाचार बढ़ गया है, बहुत केंद्रीकृत हो गई है, तमाम तरीके की बातें चल रही थी। परंतु इन चर्चाओं के बीच में हमारा जो राष्ट्रीय लक्ष्य, जिसकी गाइडिंग बॉडी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, उसकी भावनाओं को ध्यान में रखते हुए जो विशेष लक्ष्य निर्धारित किए यशस्वी प्रधानमंत्री श्री मोदी जी ने, उन सब से आप बखूबी परिचित हैं। और मैं उन्हीं बिंदुओं से को लेते हुए थोड़ा सा अपनी बात शिक्षा नीति के बारे में कहना चाहूँगा। आप सब ने ये नाम सुना है, अखंड भारत, अतुल्य भारत, आत्मनिर्भर भारत, कौशल युक्त भारत। हम सभी जानते हैं कि नीति से अर्थ क्या है। नीति से अर्थ होता है कि जो हमारे दूरगामी लक्ष्य हैं, उनकी पूर्ति के लिए जो हमारे संकल्प होते हैं, जो नियम होते हैं, जो व्यवस्थाएं होती हैं, वही हमारी नीति कहलाती है। और यही काम जब किसी राष्ट्र के स्तर पर होता है, तो राष्ट्र को जिन लक्ष्यों को की पूर्ति करनी होती है, उसके लिए कुछ संकल्पों का निर्धारण होता है, कुछ नियमों का निर्धारण होता है। और इसी क्रम में ही हमारी शिक्षा कैसे होगी भविष्य में, कैसे इसके हम गुणात्मक उन्नयन करें, कैसे हम
सक्षम और भावी नागरिक तैयार करें, क्योंकि किसी भी राष्ट्र की उन्नति उस देश की शिक्षा व्यवस्था के बिना और उस शिक्षा व्यवस्था की गुणात्मकता के बिना संभव ही नहीं। किसी भी क्षेत्र का विकास हो, किसी भी क्षेत्र के परिवर्तन की बात हो, शिक्षा ही एकमात्र सबसे प्रभावी और उपयुक्त माध्यम बनता है। इसलिए प्रदीप पांडे स्पीकिंग। इसलिए यह आवश्यक था कि शिक्षा की नीति में न केवल बदलाव किया जाए, बल्कि जो राष्ट्र की क्षमता है, जो राष्ट्र की आवश्यकता है और जो राष्ट्र का चरित्र है, उसके अनुरूप नीति का निर्धारण किया जाए। और इस रूप में अगर आप अखंड भारत की बात करें, अगर आप अतुल्य भारत की बात करें, आत्मनिर्भर भारत की बात करें, कौशलयुक्त भारत की बात करें, इन सबको लेते हुए बेसिक 2 पॉइंट्स जो मेरे समझ में आते हैं, जिसके आधार पर शिक्षा नीति पर सारी बातों की व्यवस्थाएं हैं, संकल्प हैं। एक तो बात है लोकल टू ग्लोबल, स्थानीयता से वैश्वीकरण की ओर। दूसरा है सबका साथ सबका विकास। और इन्हीं सूत्रों के माध्यम से पूरी शिक्षा नीति में, चाहे शिक्षा के माध्यम की बात हो या त्रिभाषा फार्मूले की बात हो या भारतीय संस्कृति और मूल्य के संरक्षण की बात हो, या जो सबसे बड़ा अक्सर क्वेश्चन उठता था कि हमारी भारतीय शिक्षा पद्धति तो कहीं है ही नहीं। मित्रों, मुझे लगता है इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति का यह सबसे महत्वपूर्ण भाग है, जिसमें भारत की शिक्षा नीति को भारतीय शिक्षा पद्धति के अनुसार ही संकल्प और व्यवस्थाओं की व्याख्या की गई। कैसे की गई है? राष्ट्रीय शिक्षा नीति में कादम्बरी का उदाहरण लेते हुए जो इस कमेटी के मेंबर्स हैं, बड़ी मेहनत के बाद उन्होंने इसको तैयार किया है। उसमें कादम्बरी का उल्लेख किया है, जो बाणभट्ट के द्वारा रची हुई रचना है, जिसमें 64 कलाओं का उल्लेख है। इस नीति में उल्लेख है कि ये 64 कलाएं भी सब इंटीग्रेटेड फॉर्म में प्राचीन शिक्षा पद्धति में थी। और उस बेस को लेते हुए, जैसा कि मनीष सर ने भी कहा कि मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच होगा एजुकेशन। हमारी शिक्षा व्यवस्था एकाकी नहीं होगी जो वर्तमान में है। क्या बीए के कुछ विषय ले रहे हैं तो वही, उसमें विज्ञान भी जुड़ेगा, उसमें गणित भी जुड़ेगी, उसमें तकनीकी भी जुड़ेंगे, उसमें साहित्य भी जुड़ेगा। यानी जो होलिस्टिक अप्रोच ऑफ एजुकेशन है, उसको लेकर के ही एजुकेशन का सिस्टम आगे बढ़ेगा। और जो दूसरी इम्पोर्टेंट पॉइंट मुझे लगता है पूरे एजुकेशन पॉलिसी में, दैट इज द समावेशन या इंटीग्रेशन। ऑल लेवल ऑफ एजुकेशन को इंटीग्रेटेड फॉर्म में ही डेवलप करने की बात मीन्स उसमें अर्ली चाइल्डहुड केयर, यानी बच्चे के जन्म के बाद से 1 वर्ष बाद से 2 वर्ष से 3 वर्ष से जिस ज्ञान और संरक्षण की आवश्यकता होगी, हैबिट फॉर्मेशन से लेकर के अप टू रिसर्च तक, उन सब में इंटीग्रेशन का स्पष्ट प्रावधान किया गया। उसी क्रम में शिक्षा व्यवस्था आगे बढ़ेगी। इसीलिए पूरी पॉलिसी में अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन क्या होगी, उसमें कैसे वो फिर सेकेंडरी तक जाएगा, फिर कैसे वो हायर तक जाएगा, एक क्रमबद्ध। और समावेशन मीन्स all type of integration, all type of inclusion। इंटीग्रेशन से जो अगला वर्ड है इंक्लूजन, इंक्लूजन का जो पॉइंट है, चाहे वो टीचर्स का इंक्लूजन हो, चाहे वो स्टूडेंट का इंक्लूजन हो, चाहे वो करिकुलम का इंक्लूजन हो, चाहे वो करिकुलम ट्रांजैक्शन का इंक्लूजन हो, इन सबको लिया गया। जो आपका मुख्य विषय है, जिस पे आपने ऑनलाइन और क्लासरूम टीचिंग की बात जो इसमें रखी है,
वास्तव में ये इंक्लूजन का अप्रोच ही लिया गया है। इसमें कहीं ऐसा नहीं होगा कि फेस टू फेस खत्म होगा और कहीं ऐसा नहीं है कि केवल ऑनलाइन होगा। जो अप्रोच लिया गया है वो इंक्लूजन के फॉर्म में लिया गया है। मींस जो भी इंस्टीट्यूशंस स्पेशली इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस होंगे उसको भी व्याख्या किया है कि थ्री टाइप्स हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस होंगे जिनके रोल्स में थोड़ा बहुत अंतर होगा। कॉलेजेस की ऑटोनॉमी मिलेगी और इस रूप में इंक्लूजन फॉर्म में हर इंस्टीट्यूशन में तीनों चीजें होंगी। क्लासरूम इंटरेक्शन होगा, ऑनलाइन एजुकेशन का भी प्रावधान होगा और ओडीएल का भी प्रावधान होगा, ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग। तो हेलो, Yes, sir, you are audible. Please go ahead, sir. ओके। तो जो इन तीनों का ब्लेंडेड अप्रोच होगा, जो एक्सेस का पॉइंट है, जो इक्विटी की बात है, ये दोनों पॉइंट्स जब इन तीनों ब्लेंडेड अप्रोच को लेकर के हमारा करिकुलम ट्रांजैक्शन का बेस तैयार होगा। बच्चा ऑनलाइन एजुकेशन ले सकता है, वो उसकी चॉइस। उसको ओडीएल फॉर्म से एजुकेशन लेना है, अवेलेबल है। फेस टू फेस मोड से पढ़ना चाहता है, अवेलेबल है। मल्टी डिसिप्लिनरी करिकुलम होगा, कोई प्रॉब्लम ही नहीं। मैं तो ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग से जुड़ा हूँ वर्तमान में, फेस टू फेस मोड में भी रहा हूँ मैं अबाउट 10 ईयर। तो ऑनलाइन एजुकेशन और ओडीएल एजुकेशन both are the complementary part of the face to face mode education। ये कोई दूसरी व्यवस्था नहीं है, बल्कि फेस टू फेस मोड जहां पर उसको नीड लगती है, चाहे लर्नर को हो या टीचर को, ये एड है। ये इसमें आपको फ्रीडम है और नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में इसका प्रावधान किया गया है कि इंस्टीट्यूशंस में 2030 तक इस सिस्टम को जब हम एक व्यवस्था फॉर्म के क्रम में ले आएंगे तब ये हर इंस्टीट्यूशन में तीनों चीजें उपलब्ध होंगी। निश्चित रूप से आज की डेट में हम कह सकते हैं, जिसको प्रोफेसर मनीष जी ने चैलेंजेस में भी लिया है, कि ऑनलाइन एजुकेशन से हम और आप कई तरीके के मैं अपने शब्दों में कहूँ तो फोबिया सा है, और इसका उल्लेख इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी में भी है। चाहे वो लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर हो, या लैक ऑफ ट्रेनिंग हो, या लैक ऑफ अवेयरनेस हो, ये सब एग्जिस्ट करते हैं, बट दीज आर द चैलेंजेस। और जैसा कि मनीष सर ने ये भी कहा कि हम आप लोग आज बात कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, सेमिनार फॉर्म में फेस टू फेस नहीं उपस्थित हो सकते हैं ड्यू टू कोरोना, बट लोग काम कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। सेकेंडरी एजुकेशन, प्राइमरी एजुकेशन भी ऑनलाइन सिस्टम के माध्यम से किसी न किसी रूप में वर्तमान में संचालित। तो ये तो निश्चित रूप से थोड़ा सा हमें समझने की और उसके लिए तैयार होने की आवश्यकता है। और जैसे ही हम तैयार हो जाएंगे तो ये केवल लोकल की बात नहीं है, लोकल तो कोविड-19 से स्टार्ट हुआ है, पर ग्लोबल की तरफ बढ़ना है तो हमें इन चीज़ों से यूज टू भी होना पड़ेगा। प्रोफेसर मनीष जी ने स्पष्ट कर दिया है बहुत सी बातें, और इसके लिए इस एजुकेशन पॉलिसी में जो प्रावधान है NETF, नेशनल एजुकेशनल टेक्नोलॉजी फ्रंट, ये एक नियामक बॉडी बनेगी जो ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम को डेटा कलेक्ट करेगी, ट्रेनिंग के गाइडिंग पॉइंट्स देगी, इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ के लिए एफर्ट्स करेगी। तो इसमें कोई चिंता की, परेशानी की बात नहीं है।
परंतु हमें आपको कोप अप तो होना ही है। जहाँ तक लोकल की बात है या ऑटोनॉमी की बात है, हर टीचर के पास करिकुलम जिस समय तैयार होंगे तो उसमें ऑटोनॉमी की भी बात, परंतु ऑटोनॉमी भी अनलिमिटेड नहीं होगी। एजुकेशन पॉलिसी के लास्ट में एक सेंटेंस यूज किया है, दिस पॉलिसी इज राइट लाइट बट टाइट। ये सरल है जितनी, लचीली है जितनी, उतनी टाइट भी है। और इसमें चर्चाएं जब हम आपकी कमेटी में बैठते हैं तो विशेष करके दो बातों पर करते हैं कि हमारी ऑटोनॉमी खत्म हो जाएगी, दूसरी बात करते हैं कि हम लोगों के प्रमोशंस और रिक्रूटमेंट, इसमें बिल्कुल स्पष्ट प्रोफेसर मनीष जी ने टीचर्स ट्रेनिंग की भी चर्चा की कि टीचर्स ट्रेनिंग किस फॉर्म में चलेगी, वो तुक्के में नहीं होगी कि अब नहीं कुछ मिला है तो डीएलएड कर लो, नहीं कुछ मिला है तो बीएड कर लो। ऐसा नहीं होगा। आपका जो इंटरेस्ट है, आपका जो एटीट्यूड है, आपका जो एप्टीट्यूड है, अगर टीचिंग में है तो इंटर के बाद से ही आप इंटीग्रेटेड फॉर्म में आएंगे। लेकिन उसमें बहुत स्पष्ट है कि जो प्रेजेंट में सिस्टम ये खत्म नहीं होने जा रहा है, ये बंद नहीं होने जा रहा, ये धीरे धीरे आए। ये सिस्टम 1 ईयर बीएड प्रोग्राम भी होगा, 2 ईयर भी होगा और 4 ईयर भी होगा। पर जैसे जैसे इसकी नीड खत्म होगी वैसे वैसे हम पहुंचेंगे 4 ईयर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम में ही। और रिक्रूटमेंट की स्थितियों की भी चर्चा है कि टीचर का रिक्रूटमेंट थोड़ा सा क्वालिटी को ध्यान में रखते हुए उसका रिक्रूटमेंट मैक्सिमम ट्रांसपेरेंसी के साथ क्वालिटी बेस में होगा। आज की स्थितियां देख करके हम लोग चिंतित हो सकते हैं कि फ्यूचर में क्या होगा, क्योंकि वर्तमान की स्थितियां बहुत ज़्यादा आशावादी नहीं है, परंतु उसकी व्यवस्थाएं हैं और उसके लिए भी राष्ट्रीय शिक्षा नीति में प्रावधान किया गया है। NPST, नेशनल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स फॉर टीचर्स, एक बॉडी बनेगी जिसका काम ही यही होगा कि जो शिक्षक का समव्यावसायिक मानक हैं वो क्या होंगे। और जो बॉडी बनेगी प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स सेटिंग बॉडी, PSSB, ये मिलकर के रिक्रूटमेंट की बात हो या टीचर्स के प्रमोशंस की बात हो, वो अब आपके काम और योग्यता के आधार पर ही होगा। जो बाकी चीज़ें आपके संज्ञान में आती हैं प्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष रूप में, मुझे आशा है कि शायद फ्यूचर में ये चीज़ें नहीं रह पाएंगी, क्योंकि प्रावधान बहुत स्पष्ट हैं। आज की तारीख में जो चर्चा आपने प्रारंभ की है, उस चर्चा का उद्देश्य भी उसी राष्ट्रीय शिक्षा नीति में अंकित है। मेकिंग इट हैपन, जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति पूरी जो 4 अध्यायों में है, उसका जो चौथा चैप्टर है, 4th चैप्टर है, जिसमें क्रियान्वयन की रणनीतियाँ मेकिंग इट हैपन है, उसमें पहला पॉइंट यही है कि जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है इसको हम सभी इसकी भावना को समझें, इन चीज़ों से जागरूक हों और फ्यूचर के लिए हम अपने मनोमस्तिष्क के साथ, अपनी क्षमता के साथ तैयार। और उसी के क्रम में राज्य सरकारों द्वारा ये निर्देश भी जारी किए जा रहे हैं कि हम सब लोग मिलें, बैठें और चर्चा। ये कहना बात बेईमानी होगी। जब भी परिवर्तन होता है तो वो बहुत जल्दी एक्सेप्ट नहीं होता है। ये पैराडाइम शिफ्ट वास्तव में है तो लगेगा कि एक्सेप्ट करने में कठिनाइयाँ हैं, पर अगर हमारी भावनाएं अच्छी हैं, यदि हम उस देश के प्रति जागरूक हैं, तो कोई भी परिवर्तन है उस परिवर्तन को हम बहुत आराम से अडॉप्ट कर सकते हैं। बीइंग ए टीचर एजुकेटर, मुझे एक बात जरूर लगती है कि हमें आपको इस बात को मानना भी पड़ेगा, समझना भी पड़ेगा कि हम परिवर्तन को जल्दी अडॉप्ट नहीं करते।
क्यों? क्योंकि हम बदलने नहीं चाहते, पहली बात। क्यों? परिवर्तन से कुछ ना कुछ हमको एक्स्ट्रा करना पड़ेगा, और आज के दौर में हम लोग एक्स्ट्रा तो करने ही नहीं चाहते, और एक्स्ट्रा वही करना चाहते हैं जिसको हमको लगता है कि इसमें हमको कुछ फायदा हो। हमारे जो शिक्षक का भाव है, हम लोग उसमें से ज़्यादातर लोग कम उस भाव भावना से जुड़ पाते हैं, और हमने आज भी ये एक्सेप्ट कर रखा है कि वी आर सर्विसमैन, हम एक नौकरी पेशा लोग हैं। शिक्षक के रूप में हमें सम्मान तो चाहिए, पर हम अपने व्यवहार में और अपने मनोमस्तिष्क में हमने इस बात को बैठा लिया है कि वी आर सर्विसमैन। नो, वी आर टीचर। हमारी ड्यूटीज ज्यादा है, राइट्स हमारे अपने आप बनते हैं, और इसीलिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति में यह प्रावधान भी किया गया है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन के मूल कर्तव्यों वाली बात है 51A, वो करिकुलम का पार्ट बने। हमने हमेशा संविधान में अधिकारों की चर्चाएं बहुत की हैं और लगभग सभी लोग जानते हैं, पर उसमें जिन कर्तव्यों की चर्चा है वो तो पता ही नहीं है कहाँ पर है, क्या है, कैसे। तो वास्तव में इन परिवर्तनों को समझने के लिए, इन परिवर्तनों से कोऑप करने के लिए हमें आपको वास्तव में तैयार होना ही चाहिए। और विद्यार्थियों के लिए भी कैसे ये सिस्टम आएगा, कुछ पॉइंट्स जो आप सबके संज्ञान में आप नीति को पढ़ने के बाद होंगे कि मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच के साथ साथ मल्टी एंट्री एंड मल्टी एग्जिट भी होगा। विद्यार्थी यदि 6 महीने का कोई कोर्स करना चाहता है, पढ़ना चाहता है, तो 6 महीने का एक सर्टिफिकेट मिलेगा। यदि वो 1 साल कंटिन्यू करना चाहता है देन ओके, तब दूसरा सर्टिफिकेट मिलेगा। अगर 1 ईयर के बाद वो 2 ईयर करना चाहता है दैट इज ओके। पर ऐसा नहीं है कि 6 महीने के बाद उसको फिर से 6 महीने वाली पढ़ाई करनी पड़ेगी, ये सिस्टम में नहीं है। तो मल्टीपल एंट्री एंड मल्टीपल एग्जिट ये प्रिंसिपल होगा जिसके आधार पे हमारा करिकुलम रचाया जाएगा, बसाया जाएगा। करिकुलम का जो डेवलपमेंट होगा वो मॉड्यूलर होगा, क्रेडिट सिस्टम बेस्ड होगा। एक यूनिट दूसरी यूनिट से डिफरेंट होगी। एक यूनिट में जिन लर्निंग आउटपुट्स की बात होगी उतना ही कंटेंट उसमें रहेगा, और उस पर्टिकुलर स्टडी का एक क्रेडिट होगा। फिर हम वहीं पहुंचते हैं इंक्लूजन। ये इंक्लूजन होगा। विद्यार्थी आज यूपी में है, अगर वो कल गुजरात में जाकर के पढ़ना चाहता है, 1 साल उसने बीए किया है, सेकेंड ईयर उसको गुजरात से करना है, नो प्रॉब्लम, क्रेडिट रहेगी, वो क्रेडिट वहाँ ट्रांसफर होगी। तो मॉड्यूलर एंड क्रेडिट सिस्टम भी होगा, मल्टी एंट्री एंड मल्टी एग्जिट भी होगा। हम सभी जानते हैं कि शिक्षा का विद्यार्थी होने के नाते हम और आप जो पढ़ते हैं कि शिक्षा के मूल रूप से 3 पोल्स या 3 कंपोनेंट्स होते हैं, टीचर, स्टूडेंट एंड करिकुलम। अगर इन तीनों को आप रख करके देखें, हालांकि एक चौथा पॉइंट कुछ विद्वानों ने जोड़ा हुआ है जो अब एक्सेप्ट हो गया है, दैट इज कॉल्ड मिल्यू। मिल्यू मीन्स द लर्निंग एनवायरनमेंट। तो जो करिकुलम है वो करिकुलम अब इंक्लूसिव होगा। वो ये सिलेबस है, ये को करिकुलर एक्टिविटी है, ये एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी है, नो। करिकुलम मीन्स करिकुलम। एक तो इंक्लूजन ये होगा। दूसरा इंक्लूजन होगा जिसका हम लोग नारा देते हैं, कौशल युक्त भारत। तो उसको जो भी डिग्री कोर्सेज या जिस जगह वो पढ़ रहा होगा उसको स्किल डेवलपमेंट की चीज, ट्रेनिंग की बात का कोई ना कोई पेपर उसको पढ़ना होगा। उसमें कुछ गुण भी होंगे, उस सिंपल कोरी शिक्षा नहीं होगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट इंक्लूजन होगा करिकुलम का। जहाँ तक टीचर की बात है तो टीचर में इंक्लूजन है, जिसके 3 पार्ट मैंने बताए। टीचर भी होगा, डुअल मोड भी होगा, मीन्स टीचर, लर्निंग मटेरियल एंड ऑनलाइन। ये तीनों का इंक्लूजन होगा। और ये बार बार कहने की आवश्यकता नहीं है कि ऑनलाइन एजुकेशन कहीं से भी कमतर है या कम इफेक्टिव है। उसके उदाहरण कल भी थे।
आज भी हैं और कल भी होंगे। टेक्नोलॉजी जिस स्टेज में पहुंच गई है तो किसी जगह क्वालिटी से कोई ऐसी बात नहीं है कि कमतर होगा। और निश्चित रूप से जिस जगह पे फिजिकल ट्रेनिंग या कुछ फिजिकल स्किल डेवलपमेंट की बात है, वो कोर्सेज नहीं होंगे तो वो फेस टू फेस मोड में उसका प्रावधान होगा सीखने, तो सीखेंगे, बस उसके माध्यम से सीखेंगे। तो मीन्स जो थर्ड लर्नर की बात है, तो लर्नर में भी इंक्लूजन है। वो चाहे फिजिकली चैलेंज्ड कोई बच्चा हो या कोई डिसेबल्ड बच्चा हो, किसी भी लेवल की डिसेबिलिटी हो, इस पॉलिसी में व्यवस्था है होम एजुकेशन तक की। मीन्स कोई ऐसा बच्चा यदि है जो घर से निकल ही नहीं सकता, उसकी डिसेबिलिटी इस लेवल की है कि वो घर से कहीं जा ही नहीं सकता, वो आपकी टेक्नोलॉजी से भी नहीं सीख सकता है, देन इस पॉलिसी में उसकी भी व्यवस्था कि ऐसे बच्चों के लिए होम स्कूलिंग होगी, उनके घर में जाकर के उनके सीखने सिखाने की, उनको रिहैब करने की व्यवस्था की जाएगी। इस संकल्प को भी शिक्षा नीति में लिया गया। और विलेज टू ब्लॉक, ब्लॉक टू डिस्ट्रिक्ट, डिस्ट्रिक्ट टू स्टेट, पूरा इंक्लूजन फॉर्म में ही ये सिस्टम होगा। मुझे लगता है कि शायद काफी इंक्लूजन और जो ब्लेंडेड अप्रोच है, इन दो बिंदुओं को लेते हुए और इसमें सबको सम्मिलित करते हुए जो एजुकेशन पॉलिसी का फॉर्म हमारे आपके सामने आया है, मुझे लगता है कि बहुत अच्छा भी है, उपयोगी भी है। बीइंग ए टीचर एजुकेटर, मुझे लगता है कि ये पॉलिसी अपने आप में भारत के भविष्य को उज्जवल करने में जरूर सक्षम होगी। और मित्रों, आप सब ने शिव खेड़ा का एक सेंटेंस या उनका भाषण का अंश सुना होगा। जिन चैलेंजेस की बात प्रोफेसर मनीष जी ने की है और उन चैलेंजेस को भी जिस आशा के साथ उन्होंने कहा कि चैलेंजेस होते हैं उनको तो फेस करना ही है और किया भी जाएगा। विदाउट चैलेंज कभी लाइफ रही नहीं है, कल भी नहीं थी, आज भी नहीं है, कल भी नहीं होगी। तो हमारे लाइफ का पार्ट है। बट श्री खोड़ा जी कहते हैं यदि हम समस्या समाधान का हिस्सा नहीं है, हम ही समस्या है। मैं ये बात मित्रों से इसलिए इस सेंटेंस को दोहरा रहा हूँ, इस पॉलिसी का जो इम्प्लीमेंटेशन का पार्ट है उसके सबसे इम्पोर्टेंट एलिमेंट टीचर्स ही होंगे। उदाहरण के लिए जो इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगा, इसके लिए यूपी गवर्नमेंट ने जिस कमेटी को बनाया है, उस कमेटी के चेयरमैन एक जरूर आईएएस ऑफिसर हैं, परंतु उस कमेटी में जो हमारे वाइस चांसलर जो पूर्व के हैं, वो जो जुड़े हुए हैं, वो बताते हैं कि इसका क्रियान्वयन की जो पॉलिसी होगी वो विदाउट द एजुकेटर्स, विदाउट द टीचर संभव ही नहीं है। तो हमें आप सबको इन परिवर्तनों का स्वागत भी करना चाहिए और समस्या समाधान का अंग भी बनना होगा, जैसे कि हम आज बने हुए हैं। इस कोरोना काल में भी हम और आप अपने विद्यार्थियों को अपने मोबाइल के माध्यम से, ऑनलाइन कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से या ईमेल के माध्यम से या व्हाट्सएप के माध्यम, हम किसी न किसी रूप में टेक्नोलॉजी का यूज करते हुए अपने विद्यार्थियों को किसी न किसी रूप में अभिप्रेरित कर रहे हैं, उनका ज्ञान वर्धन कर रहे हैं, उनका मार्गदर्शन कर रहे हैं और हम और आप चर्चा भी कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से ये पॉलिसी भी उज्जवल भविष्य की ओर ले जाने वाली है और जिसकी हम लोग शुरू से डिमांड भी हो रही थी पूरे कंट्री में कि इंडियन एजुकेशन पॉलिसी कहाँ है। ये इंडियन एजुकेशन पॉलिसी के सारे तत्व इसमें, जिसमें भारतीयता है, जिसमें भारत के मूल्य हैं, भारत की संस्कृति है, ये सब कुछ है, परंतु हम ग्लोबल उससे दूर नहीं रह सकते हैं, जिसका भी प्रावधान है। इसीलिए जो मातृभाषा में शिक्षा के माध्यम की बात है, उसके साथ में जब बच्चा किसी दूसरी भाषा को समझने के योग हो जाएगा तो उसको दूसरी भाषा, स्पेशली इंग्लिश, जो उसकी टेक्स्ट बुक होंगी, पढ़ाई जो स्कूल एजुकेशन की स्टार्टिंग
सेकेंडरी एजुकेशन के स्टार्टिंग ईयर्स होंगे उसमें उसको जो टेक्स्ट बुक्स होंगी वो वहाँ की मातृभाषा और इंग्लिश दोनों में होंगी। शिक्षक का पढ़ाने का माध्यम उसकी अपनी मातृभाषा होगी। ये अपने आप में बहुत अभिनव प्रयोग भी है और अच्छा संकल्प भी है। तो जहाँ तक मुझे लगता है कि चूंकि प्रोफेसर मनीष जी ने सारे बिंदुओं को की फीचर्स को बहुत डिटेल में बताया है, मैंने कुछ एक बातें इसमें जरूर ऐड करने की कोशिश की है जो मुझे लगा है कि करना चाहिए। और जो सबसे बड़ी बात है वो यही है कि हम और आप यदि चाहेंगे एजुकेशन पॉलिसी का न केवल क्रियान्वयन सरल होगा, यदि क्रियान्वयन हम और आप कर सके तो निश्चित रूप से भारत हो जाएगा एक अतुल्य भारत जिसकी ओर हम निरंतर बढ़ रहे हैं। और मुझे लगता है कि शायद इतनी बातें मेरे विचार में थी जो मैं आपसे शेयर करना चाहता था। और जैसा कि ये भी आपका प्रश्नोत्तर काल है, मैं आपसे जुड़ा रहूंगा। और अंत में सिर्फ और सिर्फ एक मैं हमेशा चूंकि बोलता हूँ इसलिए मैं आप सबके सामने भी बोल रहा हूँ। दुष्यंत जी की जो पंक्तियाँ हैं वो आपकी शिक्षा नीति ऑनलाइन क्लासेज या क्लासरूम की बात नहीं है। आप थोड़ा सा ये कह सकता हूँ कि वास्तव में जो ई लर्निंग का कॉन्सेप्ट है, ऑनलाइन इज ए पार्ट ऑफ ई लर्निंग। और वो सब आप जान रहे हैं कि स्वयं जो प्लेटफॉर्म है, जो हमारे पास मूक्स के कोर्सेज हैं, 2 टाइप ऑफ मूक्स लाइक सी मूक्स एंड एक्स मूक्स, ये सब चीज़ें हैं। बस हमें आपको केवल इससे जुड़ने की ज़रूरत है। ये कुछ भी ऐसी चीज़ें नहीं हैं कि ऐसा लगे कि ये कोई हमारे इसको हम एडॉप्ट नहीं कर पाएंगे, हम सीख नहीं पाएंगे। और भारत ने इस कदम बढ़ा भी दिए हैं और हम सफल भी हो रहे हैं। तो अंत में दुष्यंत जी की वही पंक्ति में चूंकि जी ऑल आर द टीचर्स तो जरूर कहना चाहूँगा क्योंकि मेरे भाव ऐसे आते हैं कि शिक्षक का स्थान जगत में तभी आज उन्नत होगा यदि वह सबको बतला दे शिक्षा का क्या मतलब होगा। क्योंकि ये पॉलिसी एजुकेशन की है तो हमें आपको समझना होगा और इसके क्रियान्वयन के लिए इसका भाग बनना होगा। जय हिंद, जय। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपके इस सारगर्भित और ज्ञानवर्धक उद्बोधन के लिए। और प्रोफेसर मनीष सर को भी धन्यवाद जो उन्होंने नई शिक्षा नीति को लेकर के एक व्यापक अपना अप्रोच यहाँ पर हम लोग के समक्ष रखा। मैं इस बीच तमाम कुछ प्रश्न आए जो सिलेक्टेड प्रश्न हैं उनको लेने की अनुमति चाहता हूँ। हो सकता है कि प्रोफेसर मनीष सर भी आप भी जवाब दे सकते हैं, प्रोफेसर पांडे सर भी जवाब दे सकते हैं, जिसको ठीक लगे वो आप दे दीजिएगा। और अजीत जी आवाज सुन रहे हैं? जी सर। देखिए जिनका जिनका प्रश्न आया है आप उनका नाम बोलते हुए प्रश्न रखें। जी सर, कुछ लोगों ने पर्टिकुलर स्पीकर से क्वेश्चन किया है तो इसलिए मैं पर्टिकुलर सर से ही बात पूछूंगा। पहला क्वेश्चन प्रवीण कुमार जोशी जी का है। वो पूछते हैं कि हाउ टू अचीव गोल ऑफ NEP 2020 इन प्रेजेंट क्वालिटी ऑफ टीचर्स। ही आस्क्ड इट टू प्रोफेसर मनीष सर। जी आवाज आ रही? जी सर। नहीं, जैसा कि हमने बताया भी था ये चीज कि देखिए इस शिक्षा नीति में जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है वो ये है ट्रेन द टीचर्स। इसको बहुत अच्छी तरह से इनकॉर्पोरेट किया गया क्योंकि हम सारे लोग इस चीज को समझते हैं कि अगर हमें जो है अपनी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को इम्प्रूव करना होगा तो हमें एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट अपने टीचर्स में करना होगा। हमने शायद ये भी एग्जाम्पल देके बताया था कि प्रायः होता आजकल ऐसे है कि रिसर्च में या टीचिंग में लोग बाय चॉइस नहीं आते, बाय चांस आ जाते हैं। हमने एक एग्जाम्पल दिया था कि साहब आप BA कर रहे हैं, MA कर रहे हैं, उसके बाद आपने B.Ed कर लिया, M.Ed कर लिया, फिर आप अपने CVs को लेके निकल जाते हैं, जहाँ पे नौकरी मिलती है वहाँ आप करने लगते हैं। तो ये इस एजुकेशन पॉलिसी में इस समस्या को अरेस्ट करने की कोशिश की गई है, पहली चीज। अब ये कैसे होगी? ये इस तरह से इसका प्रावधान किया गया है कि जो टीचर्स आए वो बाय चॉइस आए।
12वीं के बाद हम जो है एक बड़ी डेफिनेट, जैसे हम बाकी सारे प्रोफेशंस में आप आज की तारीख में अगर देखें, और हम यूपी का एग्जाम्पल लेके बता रहे हैं कि सब 12वीं के बाद लोग डिसाइड कर लेते हैं, होड़ मच जाती कि साहब कौन डॉक्टर बनेगा, कौन इंजीनियर बनेगा। आजकल चूंकि लीगल प्रोफेशन भी बड़ा अच्छा हो गया है, बहुत बड़ी बड़ी प्राइवेट लीगल फर्म्स आ गई हैं, और 12वीं के बाद इंटीग्रेटेड लॉ प्रोग्राम से नेशनल लॉ स्कूल्स आने के बाद तो एक ये भी होड़ आजकल लग गई कि साहब 12वीं के बाद हम जो है इंटीग्रेटेड लॉ कोर्सेज में भी जाने लगे। एग्जैक्टली यही चीज जो है हम 12वीं के बाद जो है बीएड एमएड प्रोग्राम्स के लिए भी ये जो है ये करने की शुरुआत इसमें की जा रही है कि साहब जो टीचर्स आए, जो टीचर बनना चाहते हैं और एज ए सर्विस उसको जो है उस प्रोफेशन को टेक अप करना चाह रहे हैं, वो आए, वो प्रॉपर ट्रेनिंग लें, जितनी एक रिक्विजिट ट्रेनिंग होती है आप बीएड एमएड वहाँ तक, और उसके बाद फिर उनके चांसेस जो हैं उन स्कूल्स में कॉलेजेस में जाने की ये ज़्यादा होगी। तो इसको इस तरह से एड्रेस करने, अब ये कहिए कि ये एक दिन में हो जाएगा तो ऐसा नहीं है, इसमें अभी ट्रांसलेट होते होते समय लगेगा। इन एनी केस काफ़ी सारी चीज़ें जो इस शिक्षा नीति में है उसमें जो टारगेट मान के चल रहे हैं वो 2035 मान के चल रहे हैं, तब तक ये चेंजेस इम्प्लीमेंट होते होते आएंगे। अगर आपने ध्यान दिया हो तो टीचर एजुकेशन को लेके भारत के 4 जोन्स में डिवाइड किया गया है। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में एक पंडित मदन मोहन मालवीय इंस्टीट्यूट टीचर ट्रेनिंग का खोला गया है, ठीक ऐसे ही वेस्टर्न जोन में हमारे यहाँ सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात में खोला गया है। ये प्राइमरली इसी ऑब्जेक्टिव के साथ किया गया है कि हम टीचर्स को ट्रेन करेंगे हर नई टेक्निक्स के साथ, हर नई पेडागोजीज के साथ, और फिर उन्हीं शिक्षकों को हम जो है क्लासरूम्स में भेजेंगे। तो आई एम श्योर कि ये हो सकता है कि इसके रिजल्ट्स 1-2 दिन में ना दिखें, बट यस एक नींव रखी गई है जिसके परिणाम आने वाले समय में अच्छे होंगे। थैंक यू सर। मैं उम्मीद करता हूं कि प्रवीण जी को उनका संतोषजनक जवाब सब सेशन बंद हो गया था। आई एम ऑडिबल? या प्रोफेसर मनीष सर नहीं दिखाई दे रहे हैं सर। जी 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 सर, आपसे सेकंड क्वेश्चन डॉक्टर मदन जी ने पूछा है जी कि सर हमारी जनसंख्या के एक बड़े भाग के पास अच्छी इंटरनेट सुविधा नहीं है जी। ऐसे में ऑनलाइन शिक्षा का लक्ष्य कैसे निर्धारित किया जा सकता है, और कम से कम वे विद्यार्थी जो अच्छे इंटरनेट कनेक्शन से दूर हैं उनके लिए शिक्षा ग्रहण हेतु क्या विकल्प होंगे? नहीं, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज तो है, बट अगर हम इसको आज से थोड़ा सा रिवाइंड करें, अगर हम पीछे जाएं तो देखें कि पहले तो वो भी नहीं थी हमारे पास जी। तो जहां से हमने शुरू किया है वहां से आज हम कहां पहुंच गए। इनफैक्ट ये बड़ा इंटरेस्टिंग केस स्टडी भी होगा, क्योंकि हम लोगों ने अपनी यूनिवर्सिटी की अभी परीक्षाएं समाप्त की और कोरोना काल में सारे जो विद्यार्थी थे वो बाहर चले गए थे, अपने घरों में चले गए थे, और जो जहां पे थे वहीं से हमने उनको इंटरनेट के माध्यम से उनकी परीक्षाएं ली। हाँ, ये हमने उनको काफी चॉइसेस दी कि किस माध्यम से, देखिए कहाँ कभी अपलोडिंग की स्पीड जो है उस आप अच्छी होनी चाहिए पेपर वगैरह अपलोड करने के लिए। तो जहाँ पे जो चैलेंजेस थे उसको हमने उस लेवल पे जाके एड्रेस किया, बट इस सारी जो चर्चा है उसमें एक इनहेरेंट एजम्पशन ये है कि आने वाले समय में जो हमारी इंटरनेट की कनेक्टिविटी है और स्पीड है, ये बहुत बुरी तरह से इसकी रीच भी बढ़ाई जाएगी और इसकी स्पीड
भी जो है, अब हम 5G की तरफ बढ़ रहे हैं, वो तो एक वो एक दूसरा ऑल टुगेदर इशू है, बट जो रीच है इसको भी हम एकदम ग्रास रूट तक ले जा रहे हैं और रिमोट लोकेशंस तक ले जा रहे हैं। तो इस पूरी शिक्षा नीति में ये एक इनहेरेंट एजम्पशन है, और आई एम श्योर कि उस दिशा में जो है सारी राज्य सरकारें और केंद्र सरकारें भी एज पार्ट ऑफ द डिजिटल इंडिया प्रोग्राम जो है अपना कार्य कर रही हैं। जैसा हमने कहा ना कि ये एक फेज्ड वे में ये डेवलपमेंट है, 10 से 15 साल का आप जेस्टेशन पीरियड मान के चलते हैं। उस पीरियड में आप जो है धीरे धीरे उस तरफ टेक्नोलॉजी को भी लेके जाएंगे, जहां तक कि अगर कोई आदमी एक भारत के रिमोट कोने में, कोई भुज में बैठा, कोई लद्दाख में बैठा, वहां तक भी उसको एक कनेक्टिविटी जो है मिल जाए। थैंक यू सर। सर हमारा अगला क्वेश्चन पांडे सर से है। डॉक्टर अनीता जी पूछती हैं कि सर शिक्षा का एक मुख्य प्रयोजन विद्यार्थी के आचरण व व्यवहार का परिष्कार भी है, जो कि कक्ष शिक्षा से ही संभव है। ऑनलाइन शिक्षा से हम विद्यार्थियों के आचरण और व्यवहार का परिष्करण करने में कहाँ तक सफल होंगे? हाँ अनीता जी, इस संबंध में पहले तो मैं आपको अभी सर ने जो स्पष्ट किया है थोड़ा उसको समझने की आवश्यकता है। ना कहीं नीति में है, ना ऐसा कहीं होने जा रहा है कि फेस टू फेस मोड एजुकेशन खत्म हो जाएगी, केवल ऑनलाइन चलेगी। मैंने आपको बताया कि ये अल्टरनेट इंस्टीट्यूशंस में तीनों विकल्प होंगे विद्यार्थी के सामने। हर इंस्टीट्यूशन डुअल मोड में होगा, ऑनलाइन भी होगा, फेस टू फेस मोड होगा, ओडीएल भी होगा। जहाँ तक ऑनलाइन की इफेक्टिवनेस की बात है, जिस व्यवहार की, जिस कौशल के परिष्कार की आप बात कर रही हैं, आपने उदाहरण देखा होगा, चाहे संगीत के क्षेत्र में हो या खेल जगत का हो। अफगानिस्तान के प्लेयर्स को आपने सुना होगा, पढ़ा भी होगा कि वो उच्च कोट के स्पिनर जो बने वो केवल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और वीडियो से ही सीख करके बने। हालांकि भारतीय पद्धति में हम लोग एक क्लब तक जाते हैं जहाँ डिस्टेंस एजुकेशन की जगह हमें परिकल्पना दिखाई देती है। तो ऑनलाइन एजुकेशन की जिस जगह लिमिटेशन है, उस जगह उन लिमिटेशंस के कोर्सेज अवेलेबल नहीं होंगे। करंट में भी जो अभी मनीष सर ने भी कहा कि कोर्सेज भी मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच के होंगे, और जिस जगह ऑनलाइन ट्रेनिंग या ऑनलाइन स्किल डेवलपमेंट या ऑनलाइन जिस वैल्यूज या उसकी बात आप कह रही हैं वो संभव नहीं होंगे, उनका प्रावधान भी नहीं होगा। लेकिन जहाँ तक इफेक्टिवनेस की बात है, तो जिस तरह से टेक्नोलॉजी आज आगे बढ़ रही है, तो उसमें स्टूडेंट को क्रिएटिविटी कैसे वो दिखा पाए, इनोवेशन कैसे उसके सामने आए, ये सब ऑनलाइन से आज भी हो रहा है। एग्जाम्पल्स आपके सामने हैं, अपॉर्चुनिटी भी रहती हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप चाहे एवेल्युएशन का पार्ट लें या एजुकेशन का पार्ट लें, अगर आप डायरेक्ट एक वर्चुअल रूम में बैठ करके स्टूडेंट से इंटरेक्शन कर रहे हैं, तो क्वेश्चन हम और आप क्वेश्चन कर रहे हैं ना, तो आपके मन में ये आपकी अपनी रचनात्मकता है कि आपके मन में आए कि मैं इस पर बातचीत करूं, और दिस सिस्टम इज अवेलेबल, वी आर डिस्कसिंग दैट पॉइंट। तो मेरी समझ से ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम पावरफुल है, और जिस जगह पर भी जिस व्यवहार परिष्कार की आप बात कह रही हैं, वो व्यवहार परिष्कार एक लिमिट के बाद, ये टोटल ऑनलाइन एजुकेशन आपका प्री प्राइमरी, प्राइमरी, मिडिल में नहीं है, अल्टरनेट होगा डुअल मोड के फॉर्म में। पर आपका प्राइमरी एजुकेशन हम घर तक जाकर के शिक्षा देने की बात इस नीति में है। उसमें है कि अगर मान लीजिए टेक्नोलॉजी का यूज करने में बच्चा सक्षम नहीं है, तो नो प्रॉब्लम, हम उसके घर में पढ़ाएंगे। तो ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम जो अपने आप में है, पहली चीज तो ये है कि इसकी जो अभी इंफ्रास्ट्रक्चर की प्रॉब्लम हो या ट्रेनिंग की प्रॉब्लम हो या और जो प्रॉब्लम है, अभी सर ने जो बताया कि हमारे पास 10 साल का समय है, धीरे धीरे
मैंने आपको उस बॉडी का भी नाम बताया कि बॉडी बनेगी जो ये सब चीजें देखेगी और फैसिलिटी उपलब्ध कराएगी, बट सिस्टम इटसेल्फ इज एबल टू डू एनीथिंग। सिस्टम है और हम और आप उससे दूर नहीं है, टीचर उस सिस्टम से दूर नहीं है। ऑनलाइन का जो भी कंटेंट बनेगा, जो भी वीडियोस बनेंगे, जो भी लेक्चर बनेंगे, वो टीचर ही तो करेगा। और जहां तक स्टूडेंट के लर्निंग के लिए जो अपॉर्चुनिटी, क्रिएटिविटी दिखाने के लिए उसको अवसर ऑनलाइन में मिलते हैं, वो तो क्लासरूम में भी नहीं मिलते, क्योंकि क्लासरूम का एनवायरनमेंट भी अब इंक्लूसिव फॉर्म के लोग हम लोग बढ़ रहे हैं, परंतु अभी तो हेट्रोजीनियस ग्रुप ही होता है। वी ऑल आर नो प्रॉब्लम्स ऑफ हेट्रोजीनियस ग्रुप। ऑनलाइन में तो आपको सबको फ्रीडम है, हर बच्चा अपने ढंग से, अपने पेस से, अपने टाइम से, अपने ढंग से सीख सकता। तो सिस्टम इटसेल्फ इज फुल प्रूफ, बट उसको कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं, कहाँ कहाँ करते हैं, ये अभी प्रयोग होंगे, इस पे डेटा कलेक्शन होगा, इस पे तब वो फाइनल इम्प्लीमेंटेशन के फॉर्म में आएगा। और 2030 तक धीरे धीरे सिस्टम को अडॉप्ट करने की बात है, अभी यकायक उसकी बात नहीं है। शायद मैं आपकी बात को जितना समझ सका हूँ आप संतुष्ट होंगे। धन्यवाद। अजीत जी, अजीत जी आवाज सुन रहे हैं? जी सर। हाँ, थैंक यू सर। कोई और प्रश्न? जी जी सर, एक क्वेश्चन पांडे सर से और है। ये लास्ट तो क्वेश्चन होगा? जी जी सर, लास्ट क्वेश्चन होगा। ओके, इसके बाद साकिब सर से कहिएगा, अपना वो अनम्यूट कर लेंगे। ठीक ठीक, ओके सर। ये क्वेश्चन है सर, डोंट यू थिंक ऑल स्टूडेंट्स आर नॉट इक्वल, सम आर गिफ्टेड विद सर्टेन एक्स्ट्राऑर्डिनरी क्वालिटीज, इन दिस न्यू एजुकेशन पॉलिसी they might not get the exposure required by them to excel at their own pace. What is your opinion, sir? Okay, thank you. As I read the policy, I am agree with you. Every child is different. इसके साथ में एक पॉइंट और आप ऐड कर सकते हैं कि एवरी चाइल्ड इज डिफरेंट टू अनदर चाइल्ड, बट एवरी चाइल्ड हैव some ability, some quality. This is the basic principle. Learning environment, who will create the learning environment? You are responsible for that. If you read the 6.8 in education policy, in this education policy, you can better think about the extraordinary, ordinary, differently abled child. इसीलिए जो आपके सिस्टम में 3 अल्टरनेट्स रखे गए हैं, क्लासरूम सेटिंग की एक लिमिटेशन, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चाइल्ड उस हेट्रोजीनियस ग्रुप में बैठा हुआ है, टीचर एक एवरेज स्टूडेंट को लेकर के अपनी टीचिंग लर्निंग को अडॉप्ट करता है। If teacher use the online or e-learning platform with his her classroom teaching, then he will provide the opportunity to extraordinary or the MR or mentally retarded child. उस चीज को अगर हम अब टीचिंग लर्निंग में एक एड के फॉर्म में अगर लेंगे तो उन बच्चों के डेवलपमेंट को भी हम वही अवसर दे पाएंगे जो एक कम बुद्धि के या कम जो डिफरेंटली एबल बच्चा है उसको भी। और ये प्लेटफॉर्म क्योंकि इंक्लूजन में ही होगा, इसलिए क्लासरूम सेटिंग में ये अल्टरनेट होगा। क्लासरूम टीचिंग प्लस ई लर्निंग मीन्स हमें आपको कोऑप होना है ई लर्निंग का, जिम्मेदारी हमारी आपकी होगी कि कहाँ पर किस बच्चे को हम किस ढंग से हम उसको अपॉर्चुनिटी दें। इसीलिए मैंने पहले कहा कि किसी भी पॉलिसी या किसी भी उसका जो सेंट्रल पॉइंट है हम शिक्षक हैं, इसलिए हमें आपको सबसे ज्यादा अवेयर होना है, क्योंकि हम ही उसको क्रियान्वित करने में ही सक्षम होंगे, सफल बनाने में सक्षम होंगे। इस बदलाव को हमें आपको ही एक्सेप्ट करना होगा,
बट पॉलिसी में इसकी व्यवस्था है, चाहे वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बच्चा हो या डिफरेंटली चैलेंज्ड बच्चा। ओके, थैंक यू। धन्यवाद सर, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद सर, जो कि हमारे जो प्रतिभागी हैं उनके द्वारा जो पूछे गए प्रश्न हैं उनका उम्मीद है कि वो संतुष्ट हुए होंगे अपने जवाब पा करके। और क्योंकि हमारी जो वेबिनार का एक समय निर्धारण हुआ था कि 11:30 बजे से 1:30 बजे तक, अब वो समय भी पूर्ण हो रहा है। क्या कोई विशेष सूचना तो नहीं है चंद्रजीत जी प्रतिभागियों को देने के लिए? अगर प्रतिभागियों नहीं सर, अभी ऐसी कोई विशेष सूचना नहीं है। सभी प्रतिभागियों को जो फीडबैक लिंक है वो कुछ घंटों के पश्चात उनको टेलीग्राम में जो ग्रुप बनाया गया है उस पे लिंक उनको शेयर कर दी जाएगी। वहां से वो उसको फिलअप करके अपना सर्टिफिकेट प्राप्त कर सकते हैं। दैट्स ऑल सर। मैं अपने IQAC के हमारे सदस्य श्री मोहम्मद साकिब सर से ये आग्रह करूंगा कि इस वेबिनार को जो अभी तक हम लोगों ने सुना सभी प्रतिभागियों के साथ, हमारे जो व्याख्यान देने के लिए गुजरात से प्रोफेसर मनीष सर और प्रयागराज से प्रोफेसर पांडे सर आए, उनको धन्यवाद देने के लिए आप आए और एक इस वेबिनार की जो कह सकते हैं समरी के रूप में कुछ बात बताएं और सबको धन्यवाद ज्ञापित करें। मोहम्मद साकिब सर। धन्यवाद आनंद सर। मेरा सौभाग्य है कि धन्यवाद प्रस्ताव देने के लिए आपने मुझे चुना। सभी प्रतिभागी जिन्होंने अपना बहुमूल्य समय निकाल करके हमारे इस राष्ट्रीय वेबिनार में प्रतिभाग किया, आप सभी प्रतिभागियों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। प्रोफेसर मनीष जी और प्रोफेसर पीके पांडे जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। प्रोफेसर मनीष सर ने अपने व्याख्यान में बताया कि सभी जो डिसिप्लिन्स हैं उनका रूट फिलॉसफी है और ये जो डिसिप्लिनरी बाउंड्री है इसको हमें तोड़ने की जरूरत है, जिससे कि समाज अपनी जरूरत के अनुसार शिक्षा ले और फिर उसको समाज को रिवर्ट कर दे। आपने बताया कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में शिक्षा का मूल सम्मिलित करने की कोशिश की गई है और ऐसा प्रयास किया गया है जिससे कि सभी वर्गों को समान शिक्षा मिल सके। आपने बताया कि इनिशियल स्टेज में बच्चे की ग्रोथ होनी चाहिए, जो भारी भरकम बैग बच्चे बहुत ही प्राइमरी स्टेज पर बच्चे बैग का बोझ ढोते हैं, तो वो बोझ हल्का होना चाहिए जिससे कि बच्चे की जो है ओवरऑल ग्रोथ हो सके। आपने कहा कि करिकुलम को इस हमारी पॉलिसी में छोटा करने की कोशिश की गई है, उसको जो है ट्रिम करने की कोशिश की गई है और बच्चे की नेचुरल पर्सनैलिटी को ग्रो करने का प्रयास किया गया है इस पॉलिसी में। आपने बताया कि को करिकुलर और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज पर भी इस नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में ध्यान दिया गया है और 3 लैंग्वेज फॉर्मूला को इनकॉर्पोरेट इसमें किया गया है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, टू ट्रेन द टीचर्स, यानी कि जो शिक्षक हैं उनको प्रशिक्षित करने पर जोर दिया गया है। जैसा कि अभी एक क्वेश्चन एंड आंसर सेशंस में भी सर ने जोर दिया कि जब हम टीचर्स ट्रेंड हो जाएंगे तो फिर उस जो हमारा मोटिव है वो ज्यादा बेहतर तरीके से फुलफिल हो पाएगा। आपने NHRC यानी कि नेशनल हायर एजुकेशन रेगुलेटरी काउंसिल पर चर्चा की, स्वयं पर जो ट्रेनिंग कोर्सेज हैं उन पर चर्चा की, टेक्नोलॉजी को किस तरह से हायर एजुकेशन, सेकेंडरी एजुकेशन और प्राइमरी एजुकेशन में लाने की कोशिश की जा रही है उस पर आपने चर्चा की। और आपने सबसे महत्वपूर्ण बात जो बताई वो मुझे ये लगा कि अगर हम इस नई टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट कर लें, जिस तरह से ऑनलाइन लर्निंग पर जोर दिया जा रहा है और लॉकडाउन में जिस तरह से हमने इस ऑनलाइन लर्निंग का प्रयोग किया है, उसको अगर हम सभी अडॉप्ट कर लें तो ये हमारे स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही बेनिफिशियरी होने वाला है। ये मुझे बहुत अच्छी बात लगी आपकी। इसके बाद प्रोफेसर पीके पांडे सर का व्याख्यान हुआ।
आपका जो व्याख्यान है, आपने बताया कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के आधार बिंदु जो हैं वो 3 आपने आधार बिंदु बताए। पहला राष्ट्र का चरित्र, दूसरा राष्ट्र की क्षमता और राष्ट्र की आवश्यकता। आपने अखंड भारत, अतुल्य भारत और कौशल्य भारत पर भी चर्चा की। आपने बताया कि किसी भी राष्ट्र की प्रगति के लिए शिक्षा ही आधार होती है, जिससे कि मैं भी सहमत हूँ। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में मुख्य रूप से 2 बिंदुओं पर जोर दिया गया है, जो कि प्रोफेसर पांडे सर ने बताया। पहला है लोकल टू ग्लोबल और दूसरा सबका साथ सबका विकास। आपने बताया कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में जो बेसिक पॉइंट है जिसकी आपने बार बार चर्चा की, वो है समावेशन यानी कि इंक्लूजन, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है। आपने अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन पर भी चर्चा की। आपने बताया कि जो फेस टू फेस मोड है, वो ऑनलाइन एजुकेशन जो है हमारी, वो भी फेस टू फेस मोड का ही एक स्वरूप है, ऑफलाइन तो है ही। तो ये भी बहुत अच्छी बात है, क्योंकि बहुत से लोग हैं वो ऑनलाइन एजुकेशन को फेस टू फेस मोड की श्रेणी में मुझे लग रहा है कि नहीं मानते होंगे, लेकिन आपके व्याख्यान के बाद में उनका कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। आपने NETF पर चर्चा की, नेशनल एजुकेशन टेक्नोलॉजी फोरम, जो कि एक ऑटोनोमस बॉडी होने वाली है। आपने NPSP और क्रेडिट बेस्ड एजुकेशन सिस्टम के बारे में भी चर्चा की। प्रोफेसर मनीष सर और प्रोफेसर PK पांडे सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सार गर्भित व्याख्यान के लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद अर्पित करता हूं, और हमारे IQAC की समस्त टीम और साथ ही हमारे प्राचार्य, जिनकी कड़ी मेहनत और दूरदर्शिता से यह वेबिनार संपन्न हो पाया। और चंद्रजीत और अजीत कुमार मौर्य जी, आपने बैकग्राउंड में जो वर्क किया है, जो काम किया है, उसके लिए आप दोनों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। सभी प्रतिभागियों का एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। नाउ इट्स ओवर टू आनंद सर। थैंक्स साकिब जी। बहुत एक अच्छी वेबिनार हम लोग ने अभी यहाँ पर हम लोग शामिल रहे, और मैं IQAC का कोऑर्डिनेटर होने के नाते भी अपनी तरफ से भी प्रोफेसर मनीष सर को, प्रोफेसर पांडे सर को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आपने हमारा आग्रह स्वीकार किया। और ये आपसे उम्मीद भी करता हूँ कि अगर भविष्य में हमें आपकी जब भी आवश्यकता होगी तो हम आपसे अपेक्षा जरूर रखेंगे कि आप हमारे आग्रह को स्वीकार करेंगे। और प्रोफेसर मनीष सर, आज एक बात और जानकर बहुत अच्छी लगी कि आप हमारे ही विश्वविद्यालय के उसी विभाग से पढ़े हैं जहाँ से हम लोग भी पढ़े हैं, और अच्छा लगा कि चूंकि डिफेंस स्टडीज के हम हैं तो आप बहुत खुशी हुई आपसे मिलकर के। इसके अलावा पांडे सर को मैं पहले भी मिल चुका हूँ, ये बात अलग है कि बहुत अंतराल हो गया। पांडे सर, आपको ध्यान हो कि जब मैं स्टडी सेंटर का कोऑर्डिनेटर होता था यहाँ राजेश टंडन ओपन यूनिवर्सिटी का, तो आपसे मुलाकात हुई। और दूसरी बात ये कि फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मेरा नंबर हटवा दीजिएगा, वरना रोज फोन मेरे पास ही आते हैं राजेश टंडन के। अब मैं कोऑर्डिनेटर नहीं हूँ उसका। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर। प्रयागराज का रहने वाला हूँ, इसलिए प्रयागराज जब भी आऊंगा तो आपसे मुलाकात होगी। और सभी प्रतिभागियों का जिन्होंने इस वेबिनार में सहभागिता की है, और चंद्रजीत जी के इंस्ट्रक्शन को उन्होंने फॉलो किया होगा, आगे भी करेंगे ताकि उनका सर्टिफिकेट उनको प्राप्त हो जाएगा। इसके अलावा मैं इस वेबिनार में ये कह सकता हूँ कि मेरे जो कुछ नए साथी हमारे हिंदू कॉलेज के जो थोड़ा देर से जुड़े हैं, उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने भी हम लोग का आग्रह स्वीकार किया, और कहीं भी थे वहीं से वो इस IQAC की वेबिनार में नई शिक्षा नीति के ऊपर अपनी जागरूकता दिखाते हुए वे जुड़े। उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं अब अपने, चूंकि प्राचार्य जी यहाँ नहीं है, इसलिए अपनी टीम की तरफ से अपने दोनों हमारे जो गेस्ट हैं उनसे ही ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि क्या अब ये सर वेबिनार समाप्त की जाए, आप ही अनुमति दें सर। तो बहुत बहुत धन्यवाद चंद्रजीत जी और अजीत जी। इस मीटिंग को अब समाप्त किया जाए, और हमारे IQAC के मेंबर्स जो हैं उनको भी